यार सच बताऊं, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस देख के लग रहा है पेपर नहीं दिमाग का स्ट्रेस टेस्ट होता जा रहा है। हाँ यार, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अब तो लगता है एग्जामिनर भी साइकोलॉजी खेल रहा है। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन पढ़ते ही लगता है भाई ये पूछा क्या है। और ऑप्शंस देख के तो और कंफ्यूजन, सब करेक्ट लगते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है बस क्वेश्चंस पढ़ने नहीं, क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के समझना है। और आज की वीडियो में वही करने वाले हैं। यूजीसी नेट के ट्रिकी क्वेश्चंस सिंपल लैंग्वेज में, बिना घुमाए। यार ये मैच तो फॉलोइंग देख के ही दिमाग घूम जाता है। लिस्ट 1 में थ्योरीज हैं और लिस्ट 2 में इकोनॉमिस्ट्स। कौन किससे रिलेटेड है समझना मुश्किल लग रहा है। चिल यार, इस क्वेश्चन को हम लॉजिक प्लस याद रखने वाली ट्रिक से इजीली सॉल्व कर लेंगे। चल एक एक करके देखते हैं। यार ये मैच द फॉलोइंग देख के थोड़ा पैनिक आ जाता है। लिस्ट 1 में थ्योरी दी है और लिस्ट 2 में इकोनॉमिस्ट्स। चल एक एक करके तोड़ते हैं। बिल्कुल यार, आराम से करते हैं। रूल सिंपल है, थियोरी या कॉन्सेप्ट याद करो, नाम अपने आप मैच हो जाएगा। नंबर 1, रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी। ये तो कंज्यूमर बिहेवियर वाली थियोरी है ना। बिल्कुल, रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी डायरेक्टली पीए सैमुअलसन ने दी थी। कंज्यूमर क्या बोलता नहीं, क्या चूज करता है, उससे प्रेफरेंस रिवील होती है। 1 मैच होता है 3 के साथ, मतलब रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी मैच होता है पीए सैमुअलसन। नंबर 2 है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू तो पक्का लेबर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है ना। बिल्कुल सही पकड़ा, ये प्योर मार्क्सियन इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है। लेबर प्रोड्यूस ज्यादा करता है, वेजेस कम मिलती हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू मैच करता है कार्ल मार्क्स, लिस्ट 2 1। एंड नेक्स्ट इज 3, किंग्ड डिमांड। ये ओलिगोपॉली वाला कॉन्सेप्ट है ना, प्राइस रिजिडिटी। हाँ यार, किंग्ड डिमांड कर्व एक्सप्लेन करता है क्यों प्राइसेस स्टेबल रहती हैं इन ओलिगोपोली, और ये आइडिया दिया था पॉल स्वीजी ने। सो किंग्ड डिमांड मैच होता है पॉल स्वीजी, लिस्ट 2 2। सो द फोर्थ पॉइंट इज कंस्ट्रेंट ब्लिस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम लग रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड लग रहा है। हाँ, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल वेलफेयर फंक्शन से लिंक्ड है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया बर्गसन ने। पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस मैच होता है बर्गसन, लिस्ट 2 5। फाइनल मैचिंग आंसर। 1 रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी मैच होता है 3 पीए सैमुअलसन। 2 सरप्लस वैल्यू मैचेस विद 1 कार्ल मार्क्स। 3 किंग्ड डिमांड मैच होता है 2 पॉल स्वीजी। 4 पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस मैचेस विद 5 बर्गसन। अरे यार, जब कॉन्सेप्ट याद हो तो मैच द फॉलोइंग कितना इजी हो जाता है। बस यही ट्रिक है यूजीसी नेट की, रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बट ऑप्शंस देख के डाउट हो जाता है। नॉन राइवल इन कंजम्पशन का मतलब ही पहले क्लियर करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, नॉन राइवल का मतलब होता है एक बंदा यूज करे तो दूसरे का यूज कम ना हो। अब चलो ऑप्शंस एक एक करके तोड़ते हैं। ऑप्शन ए, प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स का एग्जाम्पल तो रोटी, पेन, मोबाइल होता है ना। बिल्कुल, प्राइवेट गुड्स राइवल होते हैं, मतलब अगर तू मेरी चॉकलेट खा लेगी तो मेरे पास नहीं बचेगी, इसलिए प्राइवेट गुड्स नॉन राइवल नहीं होते। ऑप्शन बी, फ्री गुड्स। फ्री गुड्स मतलब हवा, सनलाइट। हाँ, ये जनरली फ्री होते हैं और कई केसेस में नॉन राइवल भी होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हर फ्री गुड नॉन राइवल हो ये जरूरी नहीं। एग्जाम्पल, ओपन ग्राउंड फ्री है पर ओवरक्राउडिंग हो जाए तो यूज कम हो जाता है, इसीलिए एग्जाम में ये एक्यूरेट टर्म नहीं माना जाता। ऑप्शन सी, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का नाम सुनते ही लगता है करेक्ट आंसर। और लगना भी चाहिए। पब्लिक गुड्स की मेन फीचर ही होती है नॉन राइवल इन कंजम्पशन। एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट, नेशनल डिफेंस, पब्लिक पार्क, टिल कंजेशन। एक आदमी यूज करे तो दूसरे का यूज कम नहीं होता, यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। नॉन इकोनॉमिक गुड्स भी हवा, सनलाइट जैसे होते हैं ना। हाँ, पर ये क्लासिफिकेशन स्कैसिटी की बेसिस पे होती है, ना कि राइवलरी के बेसिस पे। एग्जाम में जब स्पेसिफिकली नॉन राइवल कंजम्पशन पूछा हो तो स्टैंडर्ड आंसर पब्लिक गुड्स होता है, इसीलिए ये भी करेक्ट नहीं। करेक्ट ऑप्शन सी, पब्लिक गुड्स। अरे यार, बस एक वर्ड नॉन राइवल समझ आया और पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। एग्जैक्टली, यूजीसी नेट में डेफिनेशन वर्ड पकड़ लो, आंसर अपने आप मिल जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार स्वीजी मॉडल का नाम सुनते ही मुझे किंग डिमांड कर्व याद आ जाती है, पर ये इंक्रीज इन डिमांड और अपर पोर्शन इलास्टिक वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। चिल यार, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले एक लाइन याद रखो, स्वीजी मॉडल इक्वल्स ओलिगोपॉली प्लस किंग्ड डिमांड कर्व प्लस प्राइस रिजिडिटी। पहले बेसिक क्लियर करते हैं। किंग्ड डिमांड कर्व में 2 पार्ट्स होते हैं, अपर पोर्शन ज्यादा इलास्टिक, लोअर पोर्शन कम इलास्टिक। रीजन, प्राइस अप करे तो राइवल्स फॉलो नहीं करते, प्राइस डाउन करे तो राइवल्स फॉलो कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड का इफेक्ट क्या होगा। डिमांड बढ़ने का मतलब डिमांड कर्व राइट शिफ्ट करेगी ना। एग्जैक्टली, और जब डिमांड बढ़ती है तो अपर पोर्शन और ज्यादा फ्लैट हो जाता है।
फ्लैट होने का मतलब मोर इलास्टिक। अब ऑप्शंस चेक करते हैं वन बाय वन। नंबर ए मोर इलास्टिक, अपर पोर्शन पहले ही इलास्टिक होता है और डिमांड बढ़ने पे और इलास्टिक हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट, यही स्वीजी मॉडल का रिजल्ट है। ऑप्शन बी लेस इलास्टिक, अगर लेस इलास्टिक होता तो कर्व स्टीप होती। पर डिमांड इंक्रीज से स्टीपनेस नहीं इलास्टिसिटी बढ़ती है। रॉन्ग। ऑप्शन सी यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब एग्जैक्ट प्रोपोर्शन चेंज। पर स्वीजी मॉडल में ऐसा कोई स्पेशल कंडीशन नहीं आती। रॉन्ग। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, जब ए फिट हो रहा है तो ये भी आउट। बिल्कुल गलत है। करेक्ट ऑप्शन है ए मोर इलास्टिक। अब क्लियर हो गया यार, स्वीजी मॉडल में अपर पार्ट इलास्टिक, डिमांड बढ़े तो और इलास्टिक। बस यही छोटी सी लाइन याद रख लो, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल्स अपर पोर्शन बिकम्स मोर इलास्टिक। यार वेलफेयर इकोनॉमिक्स आते ही दिमाग थोड़ा हैवी हो जाता है। कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल और कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट दोनों एक साथ आ गए। हाँ सेम फीलिंग, पर टेंशन मत ले, इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल को सिंपल बना देते हैं। कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल कहता है अगर किसी पॉलिसी से कुछ लोग गेन करते हैं और कुछ लूज, तो अगर गेनर्स लूजर्स को कॉम्पनसेट कर सकते हैं तो चेंज वेलफेयर इंप्रूविंग माना जा सकता है। पर कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट का मतलब यही ट्विस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज ए टू बी भी वेलफेयर इंप्रूविंग लगता है और बी टू ए भी वेलफेयर इंप्रूविंग लगता है, यानी दोनों डायरेक्शंस में इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। इसी को कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए टी स्किटोस्वी, नाम थोड़ा रेयर सा लग रहा है। और वही करेक्ट है। टिबोर स्किटोस्वी ने ही ये पॉइंट उठाया था। ही शोड दैट कैल्डर-हिक्स कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स दे सकता है। इसी से फेमस हुआ स्किटोस्वी पैराडॉक्स। करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ए परेटो, परेटो तो स्ट्रिक्ट कंडीशन वाला बंदा है ना। बिल्कुल, परेटो इंप्रूवमेंट में किसी का लॉस अलाउड ही नहीं, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन का क्वेश्चन ही नहीं। रॉन्ग। ऑप्शन सी ए बर्गसन, बर्गसन का नाम सोशल वेलफेयर फंक्शन से आता है। हाँ, उसने वैल्यू जजमेंट्स को इंक्लूड किया, पर कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल के कॉन्ट्रडिक्शन से रिलेट नहीं है। रॉन्ग। ऑप्शन डी पी ए सैमुअल्सन, सैमुअल्सन भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आता है। हाँ, बट रिवील्ड प्रेफरेंस और पब्लिक गुड्स के लिए ज्यादा फेमस। कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल के कॉन्ट्रडिक्शन का क्रेडिट उसको नहीं जाता। रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन ए टी स्किटोस्वी। अरे यार, स्किटोस्वी पैराडॉक्स याद होते ही आंसर लॉक हो गया। बस एग्जाम में 8 लाइन याद रखना, कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल गिविंग कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स इज इक्वल टू स्किटोस्वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार ओलिगोपोली का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कौन सा फैक्टर एंट्री को स्टॉल नहीं करता। नेगेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ यार, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक होती है। जो एंट्री को रोके नहीं वही आंसर होगा। चलो ऑप्शंस एक एक करके तोड़ते हैं। ऑप्शन ए ह्यूज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, बड़ी कंपनीज तो एड पे करोड़ों उड़ा देती हैं। एग्जैक्टली। ओलिगोपोली में एग्जिस्टिंग फर्म्स का ब्रांड नेम स्ट्रांग होता है। न्यू फर्म अगर आए तो उसको भी उतना ही एड स्पेंड करना पड़ेगा। ये एंट्री बैरियर बन जाता है, एंट्री को स्टॉल करता है, सो आंसर नहीं। ऑप्शन बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इक्वल्स लोअर कॉस्ट, राइट। बिल्कुल, एग्जिस्टिंग फर्म्स ऑलरेडी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रही होती हैं। न्यू फर्म छोटी स्केल पे आएगी तो कॉस्ट ज्यादा होगी। ये भी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, एंट्री को स्टॉल करता है, सो आंसर नहीं। ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी, हाईटेक मशीन्स, पेटेंट्स, R&D सब कॉस्टली होता है। न्यू फर्म के लिए टेक्नोलॉजी एक्सेस करना मुश्किल है, ये भी एंट्री को रोकती है। नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ने से तो मार्केट अट्रैक्टिव हो जाता है ना। एग्जैक्टली, डिमांड इंक्रीज का मतलब मार्केट एक्सपैंड हो रही है, प्रॉफिट चांसेस ज्यादा हैं। ये न्यू फर्म्स को अट्रैक्ट करता है, स्टॉल नहीं। करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन डी इंक्रीज इन डिमांड। समझ आया यार, एड्स, स्केल और टेक्नोलॉजी इक्वल्स एंट्री बैरियर्स, पर डिमांड बढ़ना इक्वल्स ग्रीन सिग्नल। बिल्कुल, एग्जाम टिप याद रखना, एंट्री बैरियर का ऑपोजिट सोचो, आंसर मिल जाएगा। यार ये अनसर्टेन इवेंट सुनते ही दिमाग में प्रोबेबिलिटी, रिस्क, एक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ याद आ जाता है। रैशनल कंज्यूमर कौन सा बेस लेगा चॉइस के लिए? एग्जैक्टली, यहाँ एक गोल्डन वर्ड है रैशनल कंज्यूमर, और अनसर्टेनिटी में रैशनैलिटी का रूल होता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। अब ऑप्शंस तोड़ते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेक्टेड मॉनेटरी बेनिफिट्स, मनी ज्यादा मिले तो लोग चूज कर लेते हैं ना। नॉट ऑलवेज, अनसर्टेनिटी में सेम मनी अलग अलग लोगों को अलग फील होती है। रिस्क अवर्स, रिस्क लवर, रिस्क न्यूट्रल, सबका बिहेवियर अलग होता है। सिर्फ पैसा देखना इनफ नहीं। नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी में आउटकम्स की यूटिलिटी कैलकुलेट होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होती है। रैशनल कंज्यूमर वही ऑप्शन चूज करता है जिसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमम हो।
करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी एक्सपेक्टेड प्राइसेस। प्राइसेस का अनसर्टेनिटी से क्या डायरेक्ट रिलेशन? एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में प्राइसेस इररेलेवेंट है। डिसीजन रिस्क के बेसिस पे है, मार्केट प्राइसेस के नहीं। रॉन्ग। ऑप्शन डी एक्सपेक्टेड इनकम इन फ्यूचर। फ्यूचर इनकम भी मैटर करता है ना? करता है, पर इनडायरेक्ट वे में। डिसीजन का फाइनल बेस यूटिलिटी ही होता है, इनकम नहीं। नॉट द करेक्ट चॉइस। करेक्ट ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। अब क्लियर हो गया यार। अनसर्टेनिटी प्लस रैशनैलिटी इक्वल्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार ये सेलिंग कॉस्ट सुनते ही दिमाग में एडवर्टाइजिंग और सेल्समैन आ जाता है, पर ये ट्रांसपोर्टेशन वाला ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। चलो ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं। हाँ यार, सेलिंग कॉस्ट का बेसिक रूल याद रखो। सेलिंग कॉस्ट इक्वल्स डिमांड बढ़ाने के लिए किया गया खर्चा। प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। ऑप्शन ए सैलरी ऑफ द सेल्समैन। सेल्समैन का काम ही बेचना होता है। एग्जैक्टली सेल्समैन का सैलरी डायरेक्टली सेल्स प्रमोट करता है, इसीलिए ये सेलिंग कॉस्ट है। इसीलिए ये आंसर नहीं। ऑप्शन बी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो क्लासिक सेलिंग कॉस्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल, एड्स का मेन एम ही होता है डिमांड क्रिएट करना। 100% सेलिंग कॉस्ट, नॉट द आंसर। ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। हाँ, पर ध्यान दो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का काम है डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड क्रिएशन नहीं। ये प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट नहीं। करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी कॉस्ट इनकर्ड ऑन विंडो डिस्प्लेज। विंडो डिस्प्ले तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली शोरूम के बाहर डिस्प्ले का एम ही सेलिंग बढ़ाना होता, इसीलिए ये भी सेलिंग कॉस्ट है, नॉट करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है सी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब क्लियर हो गया यार, सेलिंग कॉस्ट इक्वल्स टू डिमांड क्रिएट करना। हाँ, एग्जाम टिप याद रख, सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्शन के बाद डिमांड के लिए होती है। यार एग्रीगेट प्राइस लेवल का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर पूछ रहा है। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई सब मिक्स हो जाते हैं। हाँ यार, यहाँ कीवर्ड है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब जो मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करे। चलो एक एक ऑप्शन तोड़ते हैं। ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। सीपीआई तो कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना? बिल्कुल, सीपीआई सिर्फ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा। पर ये पूरे इकोनॉमी के सारे गुड्स इंक्लूड नहीं करता। नॉट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। ऑप्शन बी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई। पीपीआई प्रोड्यूसर्स के एंगल से होता है। हाँ, ये रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे फोकस करता है। फाइनल प्लस सर्विसेज पूरे कवर नहीं होते। नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। ऑप्शन सी जीएनपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का नाम सुनते ही लगता है हैवी मेजर। और सही लगता है। जीएनपी डिफ्लेटा कवर करता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इसमें कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस इंडेक्स है। करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई इंडिया में इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई से मेजर होती थी पहले। हाँ, पर डब्ल्यूपीआई मेनली होलसेल गुड्स पे बेस्ड होता है, सर्विसेज कवर नहीं करता फुली। नॉट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। करेक्ट ऑप्शन सी जीएनपी डिफ्लेटर। अब समझ आ गया यार, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब मैक्सिमम कवरेज। एग्जैक्टली एग्जाम टिप याद रख, सीपीआई इक्वल्स टू कंज्यूमर, डब्ल्यूपीआई इक्वल्स टू होलसेल, डिफ्लेटर इक्वल्स टू होल इकोनॉमी। यार, केन्जियन इकोनॉमिक्स का नाम ही आता है, गवर्नमेंट और डिमांड याद आ जाता है। पूरा क्वेश्चन है लेज मोर एम्फेसिस ऑन। हाँ यार, कीवर्ड है मोर एम्फेसिस। चलो ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी तो सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है, राइट? हाँ, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, पर केन्जियंस ज्यादा फिस्कल टूल्स पे फोकस करते हैं, नॉट द मेन एम्फेसिस। ऑप्शन बी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसीज। बिल्कुल, कीन्स का आइडिया था रिसेशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओ, टैक्स कम करो, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ेगा। इसीलिए केन्जियन इकोनॉमिक्स प्राइमरी फोकस इक्वल्स टू फिस्कल पॉलिसी। करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन। इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है? ये कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में आता है, पर ये पार्शियल फोकस है। पूरा फ्रेमवर्क फिस्कल पॉलिसी के अराउंड है, नॉट मेन एम्फेसिस। ऑप्शन डी फ्री मार्केट मैकेनिज्म। फ्री मार्केट इक्वल्स लेजी फेयर। हाँ, कीन्स क्रिटिक करता है डिप्रेशन में मार्केट अपने आप एडजस्ट नहीं होती, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, नॉट करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है बी फिस्कल पॉलिसी। समझ आ गया यार, कीन्स का फंडा इक्वल्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डिमांड बढ़ाओ। एग्जैक्टली एग्जाम टिप याद रख, कीन्स इक्वल्स फिस्कल पॉलिसी, फ्री मार्केट नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यार, हाई पावर्ड मनी सुनते ही मुझे H इक्वल्स C+R याद आ जाता है, पर कौन प्रोड्यूस करता है ये थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल, हाई पावर्ड मनी को रिजर्व मनी या बेस मनी भी कहते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स तो डिपॉजिट्स क्रिएट करती हैं ना? एग्जैक्टली वो क्रेडिट क्रिएशन करती हैं,
पर हाई पावर्ड मनी प्रोड्यूस नहीं करती। रॉन्ग। ऑप्शन बी कोऑपरेटिव बैंक, ये भी बैंक्स ही हैं। हाँ, पर ये भी सिर्फ डिपॉजिट्स और लोन्स डील करती हैं। बेस मनी क्रिएट करना इनके हाथ में नहीं। रॉन्ग। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट पैसे छापती है क्या? कॉइन्स और करेंसी इशू टेक्निकली गवर्नमेंट के नाम पे होती है, पर एक्चुअल कंट्रोल और सप्लाई का पावर आरबीआई के पास होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। बिल्कुल, आरबीआई ही करेंसी इशू करता है, बैंक रिजर्व्स कंट्रोल करता है, इसीलिए हाई पावर्ड मनी आरबीआई प्रोड्यूस करता है। करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन है डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया यार, बेस मनी इक्वल्स टू आरबीआई का काम। हाँ, एग्जाम टिप याद रख, हाई पावर्ड मनी इक्वल सेंट्रल बैंक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यार ये अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स तो नाम से ही कंफ्यूज कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढ रहा है। बस वही लाइन आंसर का की है, लेफ्ट जॉब टू फाइंड अनदर जॉब। चलो ऑप्शंस एक एक करके तोड़ते हैं। ऑप्शन ए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है ना जॉब चेंज के बीच का गैप। एग्जैक्टली, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब बंदा वॉलंटरीली जॉब छोड़ता है, बेटर जॉब या न्यू जॉब सर्च कर रहा होता है। एग्जाम्पल, टीचर ने स्कूल छोड़ा, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है। ये बंदा लेबर फोर्स में ही है, बस टेम्परेली अनएम्प्लॉयड। करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्किल मिसमैच वाला होता है ना। हाँ, जब इकोनॉमी चेंज हो जाए और वर्कर की स्किल्स आउटडेटेड हो जाए। एग्जाम्पल, टाइपराइटर ऑपरेटर जब कंप्यूटर्स आ गए। इस केस में पर्सन सिर्फ जॉब चेंज कर रहा है, स्किल इशू नहीं। ऑप्शन सी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये रिसेशन बूम साइकिल से रिलेटेड होता है। बिल्कुल, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, ले ऑफ्स। यहाँ कोई रिसेशन वाली बात नहीं है। ऑप्शन डी नो लॉन्गर इन द लेबर फोर्स से बाहर कब होते हैं? जब बंदा जॉब ढूंढना ही छोड़ दे, या रिटायर हो जाए, या पढ़ना स्टार्ट कर दे। यहाँ तो बंदा एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन है ए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अरे यार सिंपल था, जॉब चेंज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल। हाँ, एग्जाम टिप याद रख, वॉलंटरी जॉब चेंज प्लस सर्च इक्वल्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यार मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आते ही लगता है मनी सप्लाई, मॉनेटरिज्म, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। क्वेश्चन पूछ रहा है किस स्टेटमेंट से फ्रीडमैन डिसएग्री करेगा। ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ फ्यू शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑन द रियल इकोनॉमी। फ्यू शॉर्ट रन इफेक्ट्स, ये लाइन थोड़ी सस्पिशियस लग रही है। और सही लग रही है। फ्रीडमैन का क्लियर मानना था मॉनेटरी पॉलिसी हैज स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ टाइम लैग्स, एक्सपेक्टेशंस एटसेट्रा। इसीलिए अगर कोई बोले सिर्फ फ्यू शॉर्ट रन इफेक्ट्स, फ्रीडमैन डिसएग्री करेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इन द लॉन्ग रन चेंजेस इन मनी सप्लाई प्राइमरीली अफेक्ट प्राइसेस, ये तो फेमस लाइन है ना, मनी इज न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल, लॉन्ग रन में आउटपुट फिक्स्ड होता है, मनी सप्लाई बढ़ने से सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ता है, इन्फ्लेशन। फ्रीडमैन अग्री करता है, आंसर नहीं। ऑप्शन सी देयर इज लिटिल स्कोप फॉर यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिवली टू स्मूदन आउट बिजनेस साइकिल्स, पर फ्रीडमैन तो मॉनेटरी पॉलिसी का सपोर्टर था ना। हाँ, पर एक्टिव फाइन ट्यूनिंग का सपोर्टर नहीं। ही सेड टाइम लैग्स की वजह से एक्टिव पॉलिसी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकती है। इस स्टेटमेंट से भी वो ब्रॉडली अग्री करता है, नॉट द आंसर। ऑप्शन डी द रिजर्व बैंक कैनॉट रिलाई ऑन मॉनेटरी पॉलिसी टू इफेक्टिवली स्मूदन आउट बिजनेस साइकिल्स, ये भी सी जैसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली, फ्रीडमैन का आइडिया था रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी बेटर है देन डिस्क्रिशनरी फाइन ट्यूनिंग। इससे भी वो ब्रॉडली अग्री करता है, नॉट द आंसर। करेक्ट ऑप्शन है ए मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ फ्यू शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑन द रियल इकोनॉमी। अब क्लियर हो गया यार, फ्रीडमैन मानता था शॉर्ट रन में मनी पावरफुल होती है। बिल्कुल, एग्जाम टिप याद रख, फ्रीडमैन शॉर्ट रन रियल इफेक्ट्स यस, लॉन्ग रन प्राइस इफेक्ट ओनली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यार मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला तो याद है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, पर क्वेश्चन बोल रहा है एज लॉन्ग एज, मतलब कुछ कंडीशंस लगेंगी। एग्जैक्टली, ये फॉर्मूला सिर्फ आइडियल सिचुएशन में काम करता है। चलो कंडीशंस को एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए करेंसी लीकेजेस डू नॉट अकर, करेंसी लीकेज मतलब लोग कैश निकाल के रख लें, राइट। हाँ, अगर लोग कैश होल्ड कर लेंगे तो बैंक के पास डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे और क्रेडिट क्रिएशन रुक जाएगा, इसलिए नो करेंसी लीकेज होना जरूरी है। ये कंडीशन करेक्ट है। ऑप्शन बी बैंक्स डू नॉट मेंटेन एक्सेस रिजर्व्स, एक्सेस रिजर्व्स मतलब मिनिमम से ज्यादा रिजर्व रखना, राइट। बिल्कुल, अगर बैंक्स एक्स्ट्रा रिजर्व्स रख लेंगे तो लेंडिंग कम होगी और मल्टीप्लायर का फुल इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए नो एक्सेस रिजर्व्स भी जरूरी है। ये कंडीशन भी करेक्ट। ऑप्शन सी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज फार इन एक्सेस ऑफ प्रूडेंट रिजर्व्स, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। सिंपल है, मतलब बैंक्स अपनी मर्जी से जितना रिजर्व रखना चाहते हैं, आरआरआर उससे ज्यादा हो तो बैंक सिर्फ रिक्वायर्ड रिजर्व ही रखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं। इससे मल्टीप्लायर फॉर्मूला परफेक्टली काम करेगा। ये भी करेक्ट कंडीशन।
ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अरे तीनों कंडीशंस तो वैलिड लग रही हैं। एग्जैक्टली मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/RRR सिर्फ तभी प्योर फॉर्म में काम करता है जब नो करेंसी लीकेज, नो एक्सेस रिजर्व्स, बैंक सिर्फ रिक्वायर्ड रिजर्व ही मेंटेन करें। इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। समझ आ गया यार, मनी मल्टीप्लायर एक आइडियल वर्ल्ड का फॉर्मूला है। बिल्कुल, एग्जाम टिप याद रख, लीकेज प्लस एक्सेस रिजर्व्स इक्वल्स मल्टीप्लायर वीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यार इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ सुनते ही फिलिप्स कर्व याद आ जाती है, पर क्वेश्चन बोल रहा है कब यह ट्रेड ऑफ स्टेबल रहता है। एग्जैक्टली कीवर्ड है स्टेबल, मतलब फिलिप्स कर्व शिफ्ट ना हो। चलो ऑप्शंस एक एक करके तोड़ते हैं। ऑप्शन ए ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? बिल्कुल, और स्टैगफ्लेशन में तो फिलिप्स कर्व फेल हो जाती है, ट्रेड ऑफ ही नहीं रहता, इसलिए स्टेबल बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी व्हेन द इनर्शियल और नेचुरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। इनर्शियल रेट मतलब जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से लिंक्ड होती है, राइट? एग्जैक्टली जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन या नेचुरल रेट सेम रहती है तब फिलिप्स कर्व शिफ्ट नहीं होती। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन स्टेबल रहता है। यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ड्यूरिंग स्लैक डिमांड। स्लैक डिमांड मतलब रिसेशन टाइप सिचुएशन। हाँ, पर डिमांड चेंज होने से सिर्फ कर्व के अलोंग मूवमेंट होता है, स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं होती। नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में तो फिलिप्स कर्व वर्टिकल होती है ना? एग्जैक्टली लॉन्ग रन में नो ट्रेड ऑफ होता ही नहीं, इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट नहीं रहता, इसीलिए स्टेबल ट्रेड ऑफ का क्वेश्चन ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन है बी व्हेन द इनर्शियल और नेचुरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ आ गया यार, एक्सपेक्टेशन सेम रहेंगी तो रिलेशन स्टेबल रहेगा। बिल्कुल, एग्जाम टिप याद रख, स्टेबल फिलिप्स कर्व इक्वल्स स्टेबल एक्सपेक्टेड इनर्शियल इन्फ्लेशन। यार विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सुनते ही लगता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, पर किसने प्रपोज किया था ये याद करना थोड़ा ट्रिकी है। हाँ यार, पर एक नाम पकड़ लो आंसर लॉक हो जाता है। चलो ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए मार्शल। मार्शल तो माइक्रो और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए फेमस है। एग्जैक्टली पॉवर्टी ट्रैप का फॉर्मल आइडिया उसका नहीं था। नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी जेएम केन्स। केन्स अनएम्प्लॉयमेंट और डिमांड पे फोकस करता था। हाँ, पर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी रैग्नर नर्क्स। ये नाम डेवलपमेंट थ्योरी में सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल, रैग्नर नर्क्स ने ही विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कॉन्सेप्ट दिया। आइडिया ये था, लो इनकम तो लो सेविंग्स तो लो इन्वेस्टमेंट तो लो प्रोडक्टिविटी तो लो इनकम एंड द साइकिल कंटिन्यूज। करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी एम फ्रीडमैन। फ्रीडमैन तो मॉनेटरिज्म वाला बंदा है। एग्जैक्टली उसका फोकस इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई पे था। नॉट करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन सी रैग्नर नर्क्स। अरे यार, साइकिल याद आते ही नर्क्स याद आ गया। बस एग्जाम टिप याद रख, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इक्वल्स टू रैग्नर नर्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार इंडियन प्लानिंग का क्वेश्चन है। सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल कौन सा था, ये थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ यार, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस एक नाम याद रख लो आंसर लॉक हो जाता है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए CH हनुमंथा राव। हनुमंथा राव का नाम रीजनल डेवलपमेंट और पॉवर्टी स्टडीज में आता है। बिल्कुल, पर सेकेंड 5 ईयर प्लान के मॉडल से उनका लिंक नहीं। नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी PC महालनोबिस। अरे हाँ, महालनोबिस मॉडल। एग्जैक्टली सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61 महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। फोकस था हेवी इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स सेक्टर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी AK सेन। अमर्त्य सेन वेलफेयर और कैपेबिलिटी अप्रोच वाले। हाँ, पर प्लानिंग मॉडल उनका नहीं। नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी KN राज। KN राज का रोल प्लानिंग में था, पर बट सेकेंड प्लान का कोर मॉडल उनका नहीं था। नॉट करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन बी PC महालनोबिस। अब क्लियर है यार, सेकेंड प्लान इक्वल्स हेवी इंडस्ट्री इक्वल्स महालनोबिस। यार हैरड डोमार का न्यूमेरिकल आ गया। ग्रोथ रेट दिया है 5% और कैपिटल आउटपुट रेशियो 3। सेविंग रेट कैसे निकालें? अरे इजी है यार, बस एक फॉर्मूला याद रखना होता है, हैरड डोमार फॉर्मूला। G इक्वल्स S/V, जहां G है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, S है सेविंग रेट, V है कैपिटल आउटपुट रेशियो। गिवन है G इक्वल्स टू 5% इक्वल्स टू 0.05, V इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला से S इक्वल्स टू G इंटू V।
S equals 0.05 into 3 equals 0.15. मतलब सेविंग रेट 15%। ऑप्शंस चेक करो। A 5% गलत है, B 3% गलत है, C 8% गलत है, D 15% सही है। करेक्ट ऑप्शन डी 15%। अरे यार, हैरिड डोमार के न्यूमेरिकल्स तो फॉर्मूला याद हो तो चिल है। बिल्कुल। एग्जाम टिप याद रख, ग्रोथ इक्वल्स टू सेविंग बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार कैपिटल पर पर्सन वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नेट इन्वेस्टमेंट पर पर्सन और पॉपुलेशन ग्रोथ का रिलेशन क्या है? अरे सिंपल है यार, ये सोलो ग्रोथ मॉडल का बेसिक आइडिया है। चलो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कैपिटल पर पर्सन के तब डिक्रीज करता है जब नेट इन्वेस्टमेंट पर पर्सन पॉपुलेशन के बढ़ने को मैच नहीं कर पाता। सिंपल वर्ड्स में, पॉपुलेशन तेज बढ़ रही है, कैपिटल उतनी स्पीड से ऐड नहीं हो रहा, रिजल्ट पर पर्सन कैपिटल कम हो जाता है। ऑप्शन ए, नेट इन्वेस्टमेंट पर पर्सन इज लेस देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा तेज ग्रो कर रही है। एग्जैक्टली, इसीलिए कैपिटल हर पर्सन के लिए कम पड़ जाता है। करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है नेट इन्वेस्टमेंट पर पर्सन एक्सीड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसमें तो कैपिटल पर पर्सन बढ़ना चाहिए। हाँ, इस कंडीशन में डिक्लाइन नहीं होता। नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी है नेट इन्वेस्टमेंट पर पर्सन एक्सीड्स सेविंग पर पर्सन, ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं लगता। राइट, सेविंग्स ही इन्वेस्टमेंट का सोर्स होता है। नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी है नेट इन्वेस्टमेंट पर पर्सन इज लेस देन सेविंग पर पर्सन, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड ही नहीं है। बिल्कुल, इसका कैपिटल पर पर्सन से डायरेक्ट लिंक नहीं। नॉट करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन ए अब क्लियर है यार, पॉपुलेशन ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम इक्वल्स पर पर्सन कैपिटल कम। बिल्कुल। एग्जाम टिप याद रख, कैपिटल पर पर्सन फॉल्स व्हेन नेट इन्वेस्टमेंट लेस देन पॉपुलेशन ग्रोथ। यार क्वेश्चन फिर से सुन, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाए, क्या इफेक्ट होता है स्टेडी स्टेट में? हाँ, सोलो मॉडल का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चलो ऑप्शंस एक एक करके स्ट्रिक्ट एग्जाम लॉजिक से देखते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट आउटपुट पर पर्सन, सेविंग बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ता होगा ना? थियोरेटिकली हाँ, डिराइव्ड इफेक्ट है, पर यूजीसी नेट में डायरेक्ट सोलो रिजल्ट नहीं माना जाता। रिजेक्ट। ऑप्शन बी, इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ग्रोथ रेट बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, सोलो में लॉन्ग रन ग्रोथ रेट इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी से होती है। रिजेक्ट। ऑप्शन सी, इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट कैपिटल पर पर्सन, सेविंग बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल पर पर्सन बढ़ेगा। एग्जैक्टली, ये कोर डायरेक्ट टेक्स्ट बुक सोलो रिजल्ट है। एक्सेप्ट। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, पर एग्जाम में ए को प्राइमरी इफेक्ट नहीं माना जाता, इसलिए डी भी गलत है। ऑप्शन सी, इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट कैपिटल पर पर्सन। बस यही याद रखूंगा यार, सोलो प्लस सेविंग इक्वल्स टू कैपिटल लेवल चेंज, ग्रोथ रेट नो। परफेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार 5 ईयर प्लान्स के टारगेट्स याद रखना थोड़ा ट्रिकी होता है। 10th 5 ईयर प्लान पॉवर्टी कितनी कम करना चाहता था? हाँ यार, पर ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल नेट क्वेश्चन है। चलो ऑप्शंस देखते हैं कामली। 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007 का मेन फोकस था हाई ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी रिडक्शन। टारगेट था पॉवर्टी रेशियो को अबाउट 26% से अबाउट 21% तक लाना। ऑप्शन ए 2%। 2% तो काफी कम लग रहा है। हाँ, इतना लो टारगेट नहीं था। रिजेक्ट। ऑप्शन बी 5%। 26 से 21 मतलब 5% रिडक्शन। एग्जैक्टली, यही ऑफिशियल टारगेट था। करेक्ट। ऑप्शन सी 8% थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस हो गया। हाँ, प्लान डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलता। रिजेक्ट। ऑप्शन डी 9%, ये तो और ज्यादा हो गया। बिल्कुल अनरियलिस्टिक। रिजेक्ट। ऑप्शन बी 5%। अब याद हो गया यार, 10th प्लान इक्वल्स टू पॉवर्टी रिडक्शन 5%। परफेक्ट। नेट टिप है 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007 इक्वल्स पॉवर्टी रिडक्शन बाय 5%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार यूनियन एक्साइज ड्यूटी सुनते ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये टैक्स है या नॉन टैक्स? अरे इजी है यार, एक्साइज ड्यूटी का मतलब ही होता है टैक्स ऑन प्रोडक्शन। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट वगैरह। बिल्कुल, एक्साइज ड्यूटी उस कैटेगरी में नहीं आता, सो रिजेक्ट। ऑप्शन बी है टैक्स रेवेन्यू, प्रोडक्शन पे लगता है तो टैक्स ही हुआ ना? एग्जैक्टली, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स,
इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट तो लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट होता है। राइट, एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू रिसीट होती है। सो रिजेक्ट। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जब बी करेक्ट है तो ये तो गलत ही हुआ। एग्जैक्टली, रिजेक्ट। ऑप्शन बी टैक्स रेवेन्यू। क्लियर हो गया यार, एक्साइज इक्वल्स टू टैक्स रेवेन्यू। परफेक्ट। नेट टिप है कस्टम्स प्लस एक्साइज प्लस इनकम टैक्स इक्वल सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू। यार पंप प्राइमिंग सुनते ही याद आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पर कब करनी चाहिए? एग्जैक्टली। पंप प्राइमिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के थ्रू डिमांड को पुश देना। अब देखते हैं किस सिचुएशन में जरूरत पड़ती है। पंप प्राइमिंग यूज होती है जब इकोनॉमी में डिमांड कम हो, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट गिर रहे हों, प्राइसेस नीचे जा रहे हों, मतलब डिफ्लेशनरी सिचुएशन। ऑप्शन ए है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में तो ऑलरेडी प्राइसेस हाई होते हैं। हाँ, वहां पंप प्राइमिंग करोगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। रिजेक्ट। ऑप्शन बी है डिफ्लेशन। प्राइसेस गिर रहे, डिमांड लो। एग्जैक्टली, इसी वक्त गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करती है। करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। रिफ्लेशन ऑलरेडी रिकवरी का फेज होता है, पंप प्राइमिंग उससे पहले की जाती है। सो रिजेक्ट। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जब बी करेक्ट है तो ये तो नहीं हो सकता। राइट, सो रिजेक्ट। ऑप्शन बी डिफ्लेशन। अब क्लियर है यार, डिमांड कम तो पंप प्राइमिंग। बिल्कुल। नेट टिप है पंप प्राइमिंग इक्वल्स कीन्स इक्वल्स डिफ्लेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार वैट का फुल फॉर्म तो वैल्यू एडेड टैक्स है, पर ये लगता कब है एग्जैक्टली? सिर्फ लास्ट स्टेज पे या हर स्टेज पे? बस यही ट्रिक होती है एग्जाम की। वैट का मतलब ही है वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑन फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये तो सेल्स टैक्स जैसा लग रहा है। मटीरियल स्टेज पे? नहीं यार, वैट पूरे प्रोसेस में लगता है। सो रिजेक्ट। ऑप्शन सी डायरेक्टली ऑन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स अल्टीमेटली पे करते हैं ना? अल्टीमेटली हाँ, पर वैट डायरेक्ट टैक्स की तरह कंज्यूमर्स पे इम्पोज नहीं होता। सो रिजेक्ट। ऑप्शन डी एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हर स्टेज पे वैल्यू ऐड होती है। एग्जैक्टली, इसीलिए वैट लगता है हर स्टेज पे विद इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। करेक्ट। ऑप्शन डी एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब क्लियर हो गया यार, वैट इक्वल्स वैल्यू एडेड एट एवरी स्टेज। परफेक्ट। नेट टिप वैट नॉट इक्वल टू सेल्स टैक्स। वैट इक्वल्स मल्टी स्टेज टैक्स। यार टेम्पररी इंक्रीज इन मार्जिनल टैक्स रेट सुनते ही थोड़ा उल्टा सीधा लगता है। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या घटेगी? कीवर्ड है टेम्परेरी। इसी पे पूरा आंसर डिपेंड करता है। चलो लॉजिक से देखते हैं। जब मार्जिनल टैक्स रेट टेम्परेली बढ़ती है, लोग सोचते हैं अभी टैक्स ज़्यादा है, बाद में कम हो जाएगा। इसीलिए लोग अभी कम काम करते हैं, लेबर सप्लाई रिड्यूस कर देते हैं। रिजल्ट, एम्प्लॉयमेंट गिर जाती है। ऑप्शन ए इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। टैक्स बढ़ने से कौन ज्यादा काम करेगा? एग्जैक्टली, सो रिजेक्ट। ऑप्शन बी इंक्रीज आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आउटपुट कैसे बढ़ेगा? राइट, सो रिजेक्ट। ऑप्शन सी रेज द डेफिसिट। टैक्स बढ़ने से डेफिसिट तो कम होना चाहिए। हाँ, इसीलिए ये भी। ऑप्शन डी लोअर एम्प्लॉयमेंट। अभी काम कम, बाद में काम ज्यादा। एग्जैक्टली, टेम्पररी टैक्स इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट फॉल्स। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी लोअर एम्प्लॉयमेंट। अब क्लियर हो गया यार, टेम्पररी टैक्स इक्वल्स लेबर पोस्टपोन। परफेक्ट। नेट टिप टेम्पररी टैक्स चेंजेस अफेक्ट लेबर टाइमिंग। यार इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे टैक्स कौन सा होता है? सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स तो नहीं लगता। सही पकड़ा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वेल्थ का ट्रांसफर, इसलिए ये वेल्थ रिलेटेड टैक्स होता है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स तो बाइंग सेलिंग पे लगता है। बिल्कुल, इनहेरिटेंस में कोई सेल नहीं होती। सो रिजेक्ट। ऑप्शन बी इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी मिलना इनकम जैसा लग सकता है, पर इनकम टैक्स रेगुलर अर्निंग पे होता है, इनहेरिटेंस पे नहीं। सो रिजेक्ट। ऑप्शन सी वेल्थ टैक्स। प्रॉपर्टी इक्वल्स वेल्थ। एग्जैक्टली, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स वेल्थ या एस्टेट या इनहेरिटेंस टैक्स कैटेगरी में आता है। करेक्ट। ऑप्शन डी वैट। वैट तो प्रोडक्शन और सेल पे लगता है। राइट, इसका इनहेरिटेंस से कोई लिंक नहीं। सो रिजेक्ट। फाइनल आंसर ऑप्शन सी वेल्थ टैक्स। अब क्लियर हो गया यार, इनहेरिटेंस इक्वल्स वेल्थ टैक्स। परफेक्ट। नेट टिप इनहेरिटेंस एस्टेट और गिफ्ट वेल्थ टैक्स कैटेगरी। यार जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाता है इनकम से, तब डेफिसिट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? अरे सिंपल है यार, पहले डेफिनेशन याद कर लेते हैं। कोर डेफिनेशन
बजट डेफिसिट इक्वल्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रिसीट्स। एग्जैक्टली यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। चलो साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली समझते हैं। पब्लिक फाइनेंस में डेफिसिट को अकाउंटिंग सेंस में देखा जाता है। बजट बैलेंस इक्वल्स रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसीट्स तो रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स नेगेटिव वैल्यू। इसी नेगेटिव बैलेंस को बजट डेफिसिट कहते हैं। ऑप्शंस रीचेक। ऑप्शन ए पॉजिटिव। पॉजिटिव तब होता जब रिसीट्स ज्यादा हो। बिल्कुल, वो सरप्लस होता, सो रिजेक्ट। ऑप्शन बी नेगेटिव। रिसीट्स कम एक्सपेंडिचर ज्यादा इक्वल्स नेगेटिव। एग्जैक्टली, डेफिसिट इज शोन एज अ नेगेटिव बैलेंस, सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी जीरो बैलेंस्ड बजट होता। राइट, सो रिजेक्ट। ऑप्शन डी इनडिटर्मिनेट। यहाँ तो क्लियर कैलकुलेशन है। बिल्कुल, सो रिजेक्ट। फाइनल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेगेटिव। हाँ यार, साइन कन्वेंशन समझ आ गया। परफेक्ट। नेट टिप डेफिसिट इक्वल्स नेगेटिव बजट बैलेंस सरप्लस इक्वल्स पॉजिटिव बजट बैलेंस। यार लैफर कर्व नाम तो काफी सुना है, पर एग्जैक्टली ये रिलेशन क्या दिखाता है? अरे सिंपल है यार, लैफर कर्व का कोर आइडिया ही है टैक्सेशन वर्सेस रेवेन्यू। चलो ऑप्शंस देखते हैं। लैफर कर्व दिखाता है एक तरफ टैक्स रेट 0% तो रेवेन्यू 0, दूसरी तरफ टैक्स रेट 100% तो रेवेन्यू फिर 0। बीच में एक ऑप्टिमल टैक्स रेट होता है जहां रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। ऑप्शन ए इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये तो फिशर इफेक्ट लग रहा है। एग्जैक्टली, सो रिजेक्ट। ऑप्शन बी टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू। टैक्स बढ़ाओ तो रेवेन्यू पे इफेक्ट। बिल्कुल, यही लैफर कर्व का डायरेक्ट मैसेज है। करेक्ट। ऑप्शन सी रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन का रिलेशन है। राइट, सो रिजेक्ट। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जब बी करेक्ट है तो ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, सो रिजेक्ट। फाइनल आंसर ऑप्शन बी टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू। अब क्लियर हो गया यार, लैफर इक्वल्स टैक्स वर्सेस रेवेन्यू। परफेक्ट। नेट टिप लैफर कर्व इक्वल्स ऑप्टिमल टैक्स रेट। यार एक्सचेंज रेट क्वेश्चन आ गया, रुपीस पर यूएसडी 44 से 46 हो गया। ये रुपी अप्रिसिएशन है या डिप्रिसिएशन? अरे सिंपल है यार, देखो पहले ₹44 पर यूएसडी था, अब ₹46 पर यूएसडी, मतलब $1 लेने के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं। रुपी वीक हो रहा है, हर डॉलर के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, मार्केट ड्रिवन। नोट, डिवैल्यूएशन इक्वल्स गवर्नमेंट ऑफिशियली रिड्यूस करे रुपी वैल्यू, डिप्रिसिएशन इक्वल्स मार्केट फोर्सेस से वैल्यू गिरना। ऑप्शन ए अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। रुपी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। नहीं, वीक हो रहा है। ऑप्शन बी डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। हाँ, डॉलर के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, सो करेक्ट। ऑप्शन सी डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। राइट, सो रिजेक्ट। ऑप्शन डी एक्सचेंज रेट रिमेन्स मोर और लेस द सेम। 44 से 46 क्लियरली चेंज है। बिल्कुल, सो रिजेक्ट। फाइनल आंसर ऑप्शन बी डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। अब क्लियर हो गया यार, मार्केट फोर्सेस से वैल्यू गिरना इक्वल्स डिप्रिसिएशन। परफेक्ट। नेट टिप डिप्रिसिएशन इक्वल्स मार्केट ड्रिवन, डिवैल्यूएशन इक्वल्स ऑफिशियल गवर्नमेंट एक्शन। यार ये मैच द फॉलोइंग वाला ट्रेड थ्योरी वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का करेक्ट मैच क्या है? हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। स्टेप 1 इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट कहता है न्यू इंडस्ट्रीज को इनिशियल प्रोटेक्शन चाहिए। ये थ्योरी फ्रेडरिक लिस्ट का है, सो 1 मैचेस विद 3 फ्रेडरिक लिस्ट। स्टेप 2 फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ट्रेड के थ्रू फैक्टर प्राइसेस इक्वल हो जाते हैं अक्रॉस कंट्रीज। ये हेक्स्चर-होलन का कोर कॉन्सेप्ट है, सो 2 मैचेस विद 4 हेक्स्चर-होलन। स्टेप 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ट्रेड डिसीजंस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से एक्सप्लेन करता है। ये डेविड रिकार्डो ने दिया, सो 3 मैचेस विद 2 डेविड रिकार्डो। स्टेप 4 एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। किसी कंट्री को किसी प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एफिशिएंसी का एडवांटेज हो। ये एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है, सो 4 मैचेस विद 1 एडम स्मिथ। फाइनल करेक्ट मैचिंग इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट 3 फ्रेडरिक लिस्ट, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी 4 हेक्स्चर-होलन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी 2 डेविड रिकार्डो, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज 1 एडम स्मिथ। अब बिल्कुल क्लियर हो गया यार, ऑथर्स और थ्योरीज प्रॉपर्ली अलाइन हो गए। परफेक्ट। नेट टिप इन्फेंट इंडस्ट्री इक्वल्स लिस्ट, रिकार्डो इक्वल्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्मिथ इक्वल्स एब्सोल्यूट एडवांटेज, हेक्स्चर-होलन इक्वल्स फैक्टर प्राइस फैक्टर एंडाउमेंट। यार डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे समझ नहीं आ रहा, कब वर्स हो जाता है? अरे इजी है यार, ये मार्शल लर्नर कंडीशन का क्लासिक एप्लीकेशन है। कोर कॉन्सेप्ट
Marshall-Lerner condition. BOP improves after devaluation if mod of elasticity of exports plus mod of elasticity of imports greater than 1. अगर sum less than 1, BOP worsen हो जाता है, मतलब deficit और बढ़ जाता है. Developing countries में short run में demand ज़्यादा inelastic होती है. ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1। अगर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, बीओपी इंप्रूव होगा। Exactly, so reject. Option B, less than 1. Elasticity sum less than 1, BOP worsen. बिल्कुल, सो दिस इज करेक्ट। Option C, equal to 1. BOP neutral होता, improve भी नहीं और worsen भी नहीं. राइट, सो रिजेक्ट। Option D, none of the above. जब B correct है तो ये नहीं हो सकता. एग्जैक्टली, सो रिजेक्ट। Final answer, option B, less than 1. अब क्लियर हो गया यार, शॉर्ट रन में डेवलपिंग कंट्री का बीओपी वर्सन हो सकता है अगर एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट इलास्टिसिटी लेस देन 1। Perfect. Net tip. Marshall-Lerner, sum of elasticity is greater than 1, BOP improves, sum less than 1, BOP worsen after devaluation. यार सेक्युलर डिटीरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? अरे इजी है यार, ये क्लासिक प्रेबिश-सिंगर हाइपोथेसिस का पार्ट है. डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस लॉन्ग रन में डिक्लाइन करते हैं रिलेटिव टू इंडस्ट्रियल कंट्रीज के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इस आइडिया को पहले राहुल प्रेबिश ने फॉर्मली एडवांस किया। ऑप्शन ए, राहुल प्रेबिश. हाँ, ये वही प्रेबिश है जिन्होंने लैटिन अमेरिका का ट्रेड स्टडी किया। Exactly. So this is correct. Option B, J.M. Keynes. केन्स मैक्रो और डिमांड थ्योरी में एक्सपर्ट है। Right. So reject. Option C, Adam Smith. एडम स्मिथ इक्वल्स एब्सोल्यूट एडवांटेज। बिल्कुल. So reject. Option D, J.S. Mill. मिल ने ट्रेड और वैल्यू थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया। हाँ, लेकिन सेक्युलर डिटीरियोरेशन के लिए नहीं. So reject. Final answer, option A, राहुल प्रेबिश. अब क्लियर हो गया यार, लॉन्ग रन टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन इक्वल्स प्रेबिश। Perfect. Net tip. Prebish-Singer hypothesis equals developing countries के primary exports के prices decline over time. यार ब्रेटन वुड सिस्टम का कोलैप्स कब हुआ था? थोड़ा याद नहीं आ रहा। अरे इजी है यार. ब्रेटन वुड सिस्टम इक्वल्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, डॉलर पेग टू गोल्ड और बाकी करेंसीज डॉलर के साथ पेग में. सिस्टम सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि यूएस के गोल्ड रिजर्व्स कम हो गए। निक्सन ने 1971 में डॉलर गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी सस्पेंड कर दी। इससे सिस्टम का ग्लोबल कोलैप्स हुआ। ऑप्शन ए, 1970. थोड़ा पहले था पर एग्जैक्ट नहीं. राइट, सो रिजेक्ट। ऑप्शन बी, 1971. हाँ, निक्सन ने गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी सस्पेंड किया. एग्जैक्टली, करेक्ट। ऑप्शन सी, 1972. थोड़ा लेट है। सो रिजेक्ट. ऑप्शन डी, 1973. ये तो फ्लोटिंग रेट्स का स्टार्ट हुआ। राइट. सिस्टम कोलैप्स का इफेक्ट 1973 में फुली विजिबल बट ऑफिशियल कोलैप्स 1971. सो रिजेक्ट. फाइनल आंसर ऑप्शन बी, 1971. अब क्लियर हो गया यार, ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफिशियली 1971 में कोलैप्स हुआ। परफेक्ट. नेट टिप. 1971 equals Nixon shock equals dollar gold link suspended. 1973 equals floating exchange rate start. यार हेक्शर ओलिन थ्योरी में ट्रेड इमर्जेंस कैसे एक्सप्लेन होती है? अरे इजी है यार. ये थ्योरी कहती है कि कंट्रीज ट्रेड करते हैं अपने फैक्टर एंडाउमेंट्स के बेसिस पे. चलो ऑप्शंस देखते हैं. लेबर अबंडेंट कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेगी, कैपिटल अबंडेंट कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेगी। ट्रेड मेनली इंटर रीजनल बिटवीन कंट्रीज के बेसिस पे होता है, इंट्रा रीजनल नहीं। ऑप्शन ए, इंट्रा रीजनल ट्रेड. इंट्रा मतलब विद इन सेम रीजन. गलत. एग्जैक्टली, रिजेक्ट। एग्जैक्टली, सो रिजेक्ट। ऑप्शन बी, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ये क्रुगमन या दीक्षित स्टिग्लिट्स का कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल, सो रिजेक्ट। ऑप्शन सी, इंटर रीजनल ट्रेड. विकसित देशों के बीच ट्रेड. करेक्ट. एग्जैक्टली, सो करेक्ट। ऑप्शन डी, चेंजेस इन टेस्ट्स एंड टेक्नोलॉजी. ये नियो क्लासिकल या मॉडर्न ट्रेड थ्योरी में रेलेवेंट है. राइट, सो दिस इज रिजेक्ट। फाइनल आंसर ऑप्शन सी, इंटर रीजनल ट्रेड. अब बिल्कुल क्लियर हो गया यार, हेक्शर ओलिन इज इक्वल टू फैक्टर एंडाउमेंट इज इक्वल टू इंटर रीजनल ट्रेड। परफेक्ट. नेट टिप. abundant factor equals export of goods intensive in that factor. यार ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में ऑफिशियली कब स्टार्ट हुआ था? मुझे याद आ रहा है कुछ 1969 भी सुना था। हाँ, अब सही से देखते हैं. इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स और पायलट प्रोजेक्ट्स 1966 में शुरू हुए थे. फुल स्केल न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी यानी ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफिशियल लॉन्च हुआ 1969 में. ऑप्शन ए 1969, हाँ ये वही ऑफिशियल स्टार्ट ईयर है। एग्जैक्टली, करेक्ट.
ऑप्शन बी 1966, ये सिर्फ पायलट और एक्सपेरिमेंट्स का ईयर था। राइट, सो रिजेक्ट। ऑप्शन सी 1970, थोड़ा लेट है, इम्प्लीमेंटेशन पे 1970 से ज़्यादा इफेक्ट आया। सो रिजेक्ट। ऑप्शन डी 1960, ये तो प्लानिंग एरा का टाइम है, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं। एग्जैक्टली, सो रिजेक्ट। फाइनल आंसर ऑप्शन ए 1969। अब बिल्कुल क्लियर हो गया यार, ऑफिशियल ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया इज इक्वल टू 1969। Perfect. Net tip. 1966 equals pilot projects. 1969 equals full-scale new agricultural strategy या green revolution start. 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस किस पे होता था, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन सेक्टर वाइज प्लान आउटले यानी इंटेंट प्लान प्रायोरिटी से रिलेटेड है। Especially later 5-year plans में यानी 8th से 12th plan में गवर्नमेंट का मेजर थ्रस्ट था पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ। इसलिए रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को मैक्सिमम इंटेंट प्लान आउटले दिया गया। इसमें इंक्लूड होता है MGNREGA, रूरल हाउसिंग, रूरल रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। ऑप्शन ए एनर्जी, कैपिटल इंटेंसिव है पर इंटेंट वाइज प्रायोरिटी कम थी। राइट, सो दिस इज रिजेक्ट। ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है बट हाईएस्ट नहीं। सो दिस इज ऑल्सो रिजेक्ट। ऑप्शन सी रूरल डेवलपमेंट, हाँ पॉवर्टी रिमूवल प्लस एम्प्लॉयमेंट सब यहीं कवर होता है। एग्जैक्टली, सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी सोशल सर्विसेज, इंपॉर्टेंट सेक्टर है बट एलोकेशन रूरल डेवलपमेंट से कम। सो दिस इज रिजेक्ट। फाइनल आंसर ऑप्शन सी रूरल डेवलपमेंट। आप बिल्कुल क्लियर हो गया यार, इंटेंट प्लान आउटले में रूरल डेवलपमेंट टॉप पे है। परफेक्ट। नेट एग्जाम टिप। इंटेंट या प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस में सोशल और रूरल सेक्टर्स ऑफन डोमिनेट। यार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ऑप्शंस देख के डाउट हो जाता है। अरे ये तो क्लासिक यूजीसी नेट क्वेश्चन है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इक्वल्स LPG मॉडल यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद रिफॉर्म स्टार्ट किए। फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, गवर्नमेंट PV नरसिम्हा राव, ईयर 1991। 1981 रिजेक्ट, नो LPG रिफॉर्म्स। 1971 रिजेक्ट, nationalization phase. 1991 correct, economic reform start. 2001 reject, WTO phase, not start. फाइनल आंसर ऑप्शन सी 1991। अब तो पक्का याद रहेगा, LPG equals 1991. परफेक्ट। नेट मेमोरी ट्रिक, 1991 इज इक्वल टू क्राइसिस इज इक्वल टू रिफॉर्म्स इज इक्वल टू LPG। यार कोरिलेशन नियरली 0 आ गया, मतलब X और Y का कोई रिलेशन ही नहीं है क्या? अरे नहीं, ये मोस्ट कॉमन ट्रैप क्वेश्चन है UGC नेट का। कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप मेजर करता है। अगर कोरिलेशन 0 या नियरली 0 हो तो इसका मतलब है कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, पर रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है ये जरूरी नहीं। ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए, X एंड Y आर डेफिनेटली अनरिलेटेड। लग तो यही रहा है। गलत, जीरो कोरिलेशन नॉट इक्वल टू नो रिलेशनशिप। ऑप्शन बी, X एंड Y आर लीनियरली रिलेटेड। जीरो कोरिलेशन में लीनियर कैसे? एग्जैक्टली, सो रिजेक्ट। ऑप्शन सी, X एंड Y may be non-linearly related to each other. ओह, मतलब कर्व टाइप रिलेशन हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल, x बढ़ता है तो y पहले बढ़ता है फिर घटता है। रिलेशन है बट लीनियर नहीं। ऑप्शन डी, स्प्यूरियस कोरिलेशन। स्प्यूरियस तो तब होता है जब कोरिलेशन हाई हो बट मीनिंगलेस। एग्जैक्टली, सो रिजेक्ट। फाइनल आंसर ऑप्शन सी, X एंड Y may be non-linearly related to each other. अब समझ आ गया, जीरो कोरिलेशन का मतलब नो रिलेशन नहीं होता। Perfect. Net golden line. Correlation measures only linear relationship. यार सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अगर सैंपल साइज बढ़ा देते हैं तो एरर्स का क्या होता है? मुझे फाइनल क्लियर आंसर चाहिए एग्जाम्पल के साथ। बिल्कुल, ध्यान से सुन। UGC नेट का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है ये। 2 टाइप्स के एरर्स समझो। सैम्पलिंग एरर, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच का रैंडम डिफरेंस, सैंपल साइज बढ़ने से कम होता है। सिस्टमैटिक एरर या बायस, गलत मेथड, फॉल्टी क्वेश्चनर, रॉन्ग सैम्पलिंग फ्रेम। सैंपल साइज बढ़ने से ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता, कभी-कभी ज्यादा डेटा में बायस और क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल 1, सैम्पलिंग एरर। पॉपुलेशन का एवरेज इनकम 40,000 रुपीज है, सैंपल साइज है 20 और सैंपल मीन है 32,000 रुपीज। दूसरे केस में सैंपल साइज है 200 और सैंपल मीन है 39,200। सैंपल साइज इक्वल्स सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होता है।
एग्जाम्पल 2, सिस्टमैटिक एरर। सर्वे सिर्फ मोबाइल यूजर से लिया जा रहा है, एल्डरली या पुअर लोग एक्सक्लूड हो गए। चाहे सैंपल 50 हो या 500, बायस तो रहेगा ही। एग्जैक्टली और जब सैंपल बड़ा होता है बायस्ड रिजल्ट और स्ट्रांगली शो होता है। इसीलिए एग्जाम में बोला जाता है सिस्टमैटिक एरर इंक्रीजेस और परसिस्ट्स। A. Systematic error increased but sampling error decreased. Correct. B. Systematic decreased, sampling increased. Reject. C. Both decreased. Reject. D. Both increased. Reject. फाइनल आंसर ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक एरर इंक्रीज्ड बट सैम्पलिंग एरर डिक्रीज्ड। अब बिल्कुल पक्का हो गया यार, रैंडमनेस कम होता है, बायस नहीं। Perfect. Net golden line. Large sample reduces sampling error, not systematic. Mutually exclusive events का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं, एक एक करके क्लियर कर दे। बिल्कुल, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पक्का कर लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली का मतलब ए और बी साथ में हो ही नहीं सकते, इसीलिए P of A intersection B equal 0। स्टेटमेंट 1, P of A union B is equal to P of A plus P of B, क्योंकि ओवरलैप 0 है। Exactly. So this is true. So this is true. Statement 2, P of A union B equals P of A into P of B। ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला लग रहा है। Right, so this is false. Statement 3, P of A intersection B equals 0। ये तो डेफिनेशन ही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। Perfect. 100%. Very true. Perfect, so this is true. Statement 4, A and B are independent events। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते। बिल्कुल, अगर A और B इंडिपेंडेंट होते तो P of A intersection B is equal to P of A into P of B, पर यहाँ intersection 0 है, so this is false. करेक्ट कॉम्बिनेशन। ट्रू स्टेटमेंट्स हैं 1 and 3। Exactly. ऑप्शन डी, ओनली 1 and 3 आर ट्रू। अब बिल्कुल क्लियर हो गया यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डज नॉट इक्वल टू इंडिपेंडेंट। नेट गोल्डन रूल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डज नॉट इक्वल इंडिपेंडेंट। यार रैंडम वेरिएबल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। अरे ये तो प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, चलो एकदम बेसिक से समझते हैं। रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। इस सेंस में ये किसी और वेरिएबल से डिटरमिन्ड नहीं होता, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है। कॉइन टॉस का एग्जाम्पल लो। आउटकम रैंडम है, हेड या टेल। रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स। तो x किसी और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्टली, इसीलिए एग्जाम्स में लिखा जाता है रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन ए एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट। ऑप्शन बी एन एंडोजेनस वेरिएबल, रिजेक्ट। ऑप्शन सी a randomly chosen variable, reject. ऑप्शन डी a function of a state of nature, reject. Theoretical definition है पर एग्जाम ऑप्शन में नहीं लिया जाता। ऑप्शन ए एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आ गया, नेट के हिसाब से इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही माना जाता है। परफेक्ट। नेट टिप, रैंडम वेरिएबल नॉट इक्वल टू एंडोजेनस। रैंडम वेरिएबल ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट। यार ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जी, टी, बाइनोमियल, एफ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे सिंपल है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, मीन, वेरिएंस, रेशियो की डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, जैसे सैम्पल मीन, रेशियो ऑफ वेरिएंसेस। अब एक एक डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। 1, जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना? बिल्कुल, ये है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। 2, टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्मॉल सैम्पल, अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस। करेक्ट, दिस इज ऑल्सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। 3, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सक्सेसेस की। एग्जैक्टली, नॉट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। 4, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। रेशियो ऑफ 2 सैम्पल वेरिएंसेस। परफेक्ट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Not a sampling distribution is equals to only binomial 3. एग्जैक्टली। Final answer option B only 3. अब क्लियर हो गया, ZTF इज इक्वल टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल इज इक्वल टू सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Perfect. Net memory trick. ZTF chi-square is equals to sampling distributions. Binomial Poisson is equals to probability distributions.
यार ये टेस्ट्स वाला मैच द फॉलोइंग थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। मीन, वेरिएंस, गुडनेस ऑफ फिट, कौन सा टेस्ट कहाँ यूज होता है? अरे इजी है, बस एक रूल याद रखो, फिर मैचिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप मैचिंग लॉजिक। 1. पॉपुलेशन मीन विद नोन वेरिएंस। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो तो जी टेस्ट यूज होता है। हाँ, लार्ज सैंपल और नॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू जी। मैच 1 to Z डिस्ट्रीब्यूशन 4। पॉपुलेशन मीन विद अननोन वेरिएंस। अगर वेरिएंस अननोन हो तो टी टेस्ट। स्पेशली स्मॉल सैंपल के लिए मैच 2 to T डिस्ट्रीब्यूशन 1। कंपैरिजन ऑफ वेरिएंसेस। दो वेरिएंसेस कंपेयर करनी हो तो एफ टेस्ट। रेशियो ऑफ 2 वेरिएंसेस इज इक्वल्स टू F। मैच 3 to F डिस्ट्रीब्यूशन 2। 4. गुडनेस ऑफ फिट। ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज चेक करनी हो तो काई स्क्वायर टेस्ट। क्लासिक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। मैच 4 to chi-square डिस्ट्रीब्यूशन 3। फाइनल मैचिंग। 1. Population mean with known variance is equal to Z distribution 4. Population mean with unknown variance is equal to T distribution 1. Comparison of variances is equal to F distribution 2. Goodness of fit is equal to chi-square distribution 3. अब बिल्कुल सॉर्टेड हो गया, बस वेरिएंस नोन अननोन याद रखना है। Perfect. Net golden rule. Mean with known sigma is equal to Z. Mean with unknown sigma is equal to T. Compare variance is equal to F. Goodness of fit is equal to chi-square. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार पब्लिक गुड्स में मार्केट डिमांड वर्टिकल समेशन से क्यों डिराइव होती है? मुझे हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल थोड़ा कंफ्यूज लगता है। अरे इजी है, बस एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, नॉन राइवलरी। पब्लिक गुड्स इज इक्वल्स टू नॉन राइवल इन कंजम्पशन। मतलब एक पर्सन कंज्यूम करे तो दूसरे का कंजम्पशन कम नहीं होता। एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट, नेशनल डिफेंस, पब्लिक पार्क, नॉन कंजेस्टेड। वर्टिकल समेशन का रीजन क्योंकि सब लोग सेम क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, पर हर कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे यानी प्राइस डिफरेंट होता है। इसीलिए मार्केट डिमांड इज इक्वल टू इंडिविजुअल विलिंगनेस टू पे का वर्टिकल सम। फ्री गुड्स रिजेक्ट क्योंकि सब पब्लिक गुड्स फ्री नहीं होते। अनलिमिटेड सप्लाई रिजेक्ट। नॉन राइवल इन कंजम्पशन करेक्ट। ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर गलत क्योंकि ओनरशिप से लॉजिक नहीं बनता। ऑप्शन सी, नॉन राइवल इन कंजम्पशन। अब समझ आ गया, सेम क्वांटिटी डिफरेंट प्राइसेस, वर्टिकल समेशन। परफेक्ट। नेट गोल्डन लाइन। पब्लिक गुड्स इज इक्वल टू नॉन राइवल इज इक्वल टू वर्टिकल समेशन ऑफ डिमांड। यार ये मैच द फॉलोइंग थोड़े कंफ्यूजिंग होते जा रहे हैं। कंज्यूमर सरप्लस, डिफरेंशियल रेंट, एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, किसने क्या दिया था याद ही नहीं रहता। चिलकर एक छोटी सी स्टोरी और कीवर्ड से याद हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस का मॉडर्न और रिफाइंड कॉन्सेप्ट किसने दिया? J.R. हिक्स। हाँ, हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व से एक्सप्लेन किया था। 1 to 2 J.R. हिक्स। डिफरेंशियल रेंट। डिफरेंशियल रेंट इज इक्वल टू लैंड फर्टिलिटी डिफरेंस वाली थ्योरी। क्लासिक, ये तो डेविड रिकार्डो है। सो 2 मैचेस विद 1, डेविड रिकार्डो। एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस। एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस मोनोपोली या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें फर्म प्राइस ऐसा रखती है कि न्यू फर्म्स एंटर ना करें। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू J.S. बेन। So 3 matches with 4, J.S. Bean. 4. स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग आता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से, और रिवील्ड प्रेफरेंस का तो पता ही होगा। येस ऑफ कोर्स, P.A. सैमुएल्सन। सो 4 मैचेस विद 3, P.A. सैमुएल्सन। Final matching. 1. Consumer surplus is equal to 2, J.R. Hicks. 2. Differential rent is equal to 1, David Ricardo. 3. Entry preventing price is equal to 4, J.S. Bain. 4. Strong ordering is equal to 3, P.A. Samuelson. अब तो पक्का याद रहेगा, कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिस्ट दोनों क्लियर। यार ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से मार्शैलियन डिमांड कैसे निकालते हैं? सिंपल है, पहले याद रखो मार्शैलियन डिमांड इज इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। हाँ, ये तो बेसिक है, पर आरपीटी यानी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में क्या इशू आता है? आरपीटी एक्चुअल चॉइसेस पे बेस्ड होती है और इसमें हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को क्लियरली आइसोलेट कर सकते हैं। ओह, मतलब इनकम इफेक्ट को अलग से मेजर नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। इसीलिए मार्शैलियन डिमांड आरपीटी से तब डिराइव होती है जब इनकम इफेक्ट को इग्नोर कर दिया जाए। Marshallian demand is equal to substitution plus income effect. Revealed preference theory is equal to mainly substitution effect. Income effect is equal to ignore करना पड़ता है। करेक्ट आंसर बी, इनकम इफेक्ट। अब क्लियर हो गया, इनकम इफेक्ट हटाओ, Marshallian डिमांड मिल जाती है।
परफेक्ट। ऑलराइट, वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये बैड सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? बैड सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है एक गुड को दूसरे से इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स जैसे नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इज इक्वल्स टू इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन। बैड सब्स्टिट्यूट्स इज इक्वल्स टू कंज्यूमर दोनों गुड्स को साथ में प्रेफर करता है। मतलब थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्स टाइप? एग्जैक्टली। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व ज्यादा कर्व्ड होती है, और जैसे जैसे सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कम होती जाती है, कर्व राइट एंगल के पास अप्रोच करती है। Straight line is equal to perfect substitutes, right angle is equal to perfect complements, bad substitutes is equal to right angle के पास वाली IC। करेक्ट आंसर सी, अप्रोचेज राइट एंगल। अब याद हो गया, bad substitutes is equal to right angle के पास वाली IC। यार ये गिवन टोटल आउटले और गिवन प्राइसेस का मतलब क्या इंडिकेट करता है? सिंपल है, गिवन टोटल आउटले मतलब टोटल कॉस्ट और गिवन प्राइसेस मतलब वेजेस और रेंट फिक्स्ड है। तो ये कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हुआ ना? बिल्कुल, और कॉस्ट और इनपुट्स का रिलेशन दिखाता है, आइसो कॉस्ट। अब क्वेश्चन बोलता है अ गिवन टोटल आउटले ऑन फैक्टर इनपुट्स अवेलेबल एट गिवन प्राइसेस, और ऑप्शंस में आइसो कॉस्ट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं होता, तो कई इंडियन एग्जाम्स में यूजीसी नेट या स्टेट सेट में इसका इनडायरेक्ट आउटपुट इंटरप्रिटेशन लिया जाता है। मतलब फर्म के पास फिक्स्ड आउटले है प्लस गिवन प्राइसेस हैं, उस आउटले से फर्म मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। वो आउटपुट का लेवल दिखाता है आइसो क्वांट। आइसो क्वांट का रोल यहाँ आइसो क्वांट शो करता है मतलब कॉस्ट इनडायरेक्टली फिक्स्ड है और उस कॉस्ट से जो आउटपुट मिलता है वही रेलेवेंट है। एग्जैक्टली। इसलिए अप्लाइड या एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में आंसर मार्क किया जाता है आइसो क्वांट। ऑप्शंस चेक करते हैं। आइसो रेवेन्यू गलत, आउटपुट सेल से रिलेटेड। आइसो कॉस्ट गलत, थ्योरेटिकल फिट है पर यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं। आइसो क्वांट करेक्ट, फाइनल एग्जाम आंसर। पीपीसी गलत, इकोनॉमी वाइड कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी आइसो क्वांट। यार क्वेश्चन कह रहा है स्टैकलबर्ग मॉडल में अगर दोनों सेलर्स फॉलोअर बन जाएं तो क्या होगा? हाँ, और ऑप्शंस में प्राइस वॉर भी दिया है। मुझे लग रहा है वही होगा। स्टैकलबर्ग में सिस्टम तब स्टेबल होता है जब एक लीडर हो, एक फॉलोअर हो। लेकिन अगर दोनों ही फॉलोअर बन जाएं तो प्रॉब्लम क्या होगी? अरे हाँ, दोनों एक दूसरे का वेट करेंगे कि तू पहले डिसाइड कर, नहीं तू पहले कर। इस सिचुएशन में कोई लीडर नहीं, कोई क्लियर आउटपुट डिसीजन नहीं। फर्म्स अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए अग्रेसिव बिहेवियर दिखाती हैं। और अग्रेसिव बिहेवियर का मतलब एग्जाम लैंग्वेज में प्राइस वॉर। करेक्ट आंसर है बी, अ प्राइस वॉर बिटवीन सेलर्स। ए कूनो सॉल्यूशन गलत है क्योंकि कूनो में फर्म साइमल्टेनियसली डिसाइड करती हैं, फॉलोअर कंफ्यूजन नहीं होता। सी डिसइक्विलिब्रियम गलत है क्योंकि एग्जाम में यूजुअली इससे ज्यादा स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है। डी कोल्यूजन गलत है क्योंकि कोल्यूजन में कोऑपरेशन होता है, यहाँ राइवलरी है। एग्जाम टिप: स्टैकलबर्ग प्लस नो लीडर प्लस बोथ फॉलोअर्स इज इक्वल्स टू कंफ्यूजन प्लस राइवलरी इज इक्वल्स टू प्राइस वॉर। फाइनल आंसर बी, अ प्राइस वॉर बिटवीन सेलर्स। यार ये क्वेश्चन है रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी का मेरिट क्या है, ये कंज्यूमर बिहेवियर को किस चीज़ के बिना एक्सप्लेन करती है। ऑप्शंस में यूटिलिटी, इनकम, प्रेफरेंसेस, रैशनैलिटी दिए हैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है। अरे सिंपल है, करेक्ट आंसर है ट्रू यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन वाली चीज़। हाँ एग्जैक्टली। देख, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो पॉल सैमुएल्सन ने दी थी, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये यूटिलिटी जैसे इमेजिनरी कॉन्सेप्ट का यूज ही नहीं करती। तो फिर कंज्यूमर को कैसे समझती है? बस एक्चुअल बिहेवियर देख के कंज्यूमर मार्केट में क्या चूज करता है, उससे ही उसकी प्रेफरेंस रिवील हो जाती है। इसलिए नाम है रिवील्ड प्रेफरेंस। अच्छा, मतलब इनकम और प्रेफरेंस इग्नोर नहीं होती? बिल्कुल नहीं। इनकम तो बजट कंस्ट्रेंट के लिए जरूरी है, प्रेफरेंसेस चॉइसेस से समझ आती हैं, रैशनैलिटी भी अज्यूम होती है, बस यूटिलिटी को मेजर या अज्यूम नहीं किया जाता। याद रख, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का मेन मेरिट ये है कि ये कंज्यूमर बिहेवियर को यूटिलिटी जैसे अनऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट के बिना एक्सप्लेन करती है। फाइनल आंसर ए, यूटिलिटी। यार ये क्वेश्चन बोल रहा है सिंगल कमोडिटी और यूटिलिटी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा यूटिलिटी बस बढ़ती जा रही है। हाँ, और जब सिर्फ एक ही गुड हो तो यूटिलिटी फंक्शन का शेप क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, U इज इक्वल टू ए क्यू। क्वांटिटी बढ़ी, यूटिलिटी प्रोपोर्शनली बढ़ी, ये लीनियर रिलेशनशिप हो गई। एग्जैक्टली। कॉन्केव या स्ट्रिक्टली कॉन्केव होने के लिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं।
और क्वाजी कॉन्केव वाली बात ज्यादातर दो या ज्यादा गुड्स के केस में मीनिंगफुल होती है, इंडिफरेंस कर्व्स, कन्वेक्सिटी एटसेट्रा। इसीलिए सिंगल गुड प्लस मोनोटोनिक इंक्रीज इक्वल्स यूटिलिटी फंक्शन को हम हमेशा लीनियर मान सकते हैं। फाइनल लॉजिक एग्जाम फ्रेंडली, सिंगल कमोडिटी यूटिलिटी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कोई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन नहीं, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन फिट्स परफेक्टली। फाइनल करेक्ट आंसर डी, अ लीनियर फंक्शन। यार ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी बोल के क्या पूछ रहे हैं? सिंपल है, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी कहता था मनी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। हाँ, पर बाद में जॉन मेनार्ड कीन्स ने बोला, अरे भाई सिर्फ सप्लाई देखना इनफ नहीं है, लोग मनी होल्ड क्यों करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, कीन्स ने क्वांटिटी थ्योरी को रिफ्रेम करके बोला ये असल में डिमांड फॉर मनी थ्योरी है, जिसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस आता है, ट्रांजैक्शंस, प्रिकॉशनरी, स्पेक्युलेटिव मोटिव। इसीलिए रीस्टेटमेंट का मतलब हुआ क्वांटिटी थियोरी इज इक्वल टू थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ना कि इंटरेस्ट रेट, इनकम डिटर्मिनेशन या कंजम्पशन डिमांड। ए, थियोरी ऑफ इंटरेस्ट रेट रिजेक्ट, इंटरेस्ट रेट लिक्विडिटी प्रेफरेंस का पार्ट है, पूरी थ्योरी नहीं। बी, थियोरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन रिजेक्ट, ये केनेजियन इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल है। सी, थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी करेक्ट, करेक्ट रीस्टेटमेंट। डी, थियोरी ऑफ कंजम्पशन डिमांड रिजेक्ट, अलग कॉन्सेप्ट है, कंजम्पशन फंक्शन। Keynes regarded the quantity theory of money as essentially a theory of demand for money. Final answer C, theory of demand for money. यार ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस सुनते ही दिमाग घूम जाता है, इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या होता है? सिंपल रखो, रैशनल एक्सपेक्टेशंस का मतलब है लोग सिस्टमैटिक गलतियां नहीं करते, फ्यूचर पॉलिसीज को पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं। हाँ, जैसे ही गवर्नमेंट बोले हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाएंगे, लोग ऑलरेडी अपना बिहेवियर एडजस्ट कर लेते हैं, वेजेस, प्राइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स सब। एग्जैक्टली, ये आइडिया मेनली रॉबर्ट लूकस से एसोसिएटेड है। उनका क्लियर कंक्लूजन था कि प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज का कोई रियल इफेक्ट नहीं होता। मतलब अब ऑप्शंस चेक करते हैं। ए, मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलंटरी, गलत है। ये नियो क्लासिकल व्यू हो सकता है लेकिन डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है रैशनल एक्सपेक्टेशंस का। बी, मॉनेटरी पॉलिसी कैन वर्क इन द शॉर्ट रन, ये भी गलत है। प्रिडिक्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी लोग एंटिसिपेट कर लेंगे तो नो रियल इफेक्ट। सी, फिस्कल पॉलिसी कैन वर्क इन द शॉर्ट रन, ये भी गलत है। सेम लॉजिक अप्लाइज, अगर प्रिडिक्टेबल है तो इनइफेक्टिव। डी, ऑल पॉलिसीज दैट आर प्रिडिक्टेबल आर इनइफेक्टिव, यस दिस इज करेक्ट। कोर इम्प्लीकेशन ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। Under rational expectations, anticipated policies have no real effect. यार ये अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा है, बंदा जॉब ढूंढना ही छोड़ चुका है, तो वो अनएम्प्लॉयड माना जाता है क्या? नहीं यार, इकोनॉमिक्स में रूल क्लियर है, अनएम्प्लॉयड वही होता है जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा हो। ओ, मतलब जो बंदा होप छोड़ दे, डिस्करेज्ड हो जाए। हाँ, ऐसे लोग लेबर फोर्स के बाहर हो जाते हैं, उनको ना फ्रिक्शनल, ना स्ट्रक्चरल, ना अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं। ए, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड, गलत है। स्किल्स मिसमैच होता है पर जॉब सर्च चल रही होती है। बी, फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड, गलत है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब चेंज के बीच में। सी, अंडर एम्प्लॉयड, गलत है, जॉब है पर पोटेंशियल से कम काम या कम आवर्स। डी, नन ऑफ द अबव, करेक्ट, क्योंकि बंदा लेबर फोर्स से ही बाहर है। Persons not actively seeking work are not counted as unemployed. Final answer D, none of the above. कमर्शियल बैंक्स तो सबसे बड़े फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, ये क्लियर है, पर क्वेश्चन पूछ रहा है अदर्स इंक्लूड कौन कौन है। चलो ऑप्शंस देखते हैं एक एक करके। ए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC जैसे इंस्टीट्यूशंस लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करती हैं और उस पैसे को बॉन्ड्स, शेयर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं। ये भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। बी, पेंशन फंड, पेंशन फंड्स एम्प्लॉई से कंट्रीब्यूशन लेते हैं और फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट सेवर और बोरोवर के बीच का ब्रिज बनते हैं। सी, सेविंग्स एंड लोन इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस सेविंग्स को कलेक्ट करके लोन्स देते हैं, स्पेशली हाउसिंग लोन्स के लिए। क्लियर कट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। जब ए, बी, सी तीनों ही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं तो आंसर ऑब्वियस हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। Apart from commercial banks, insurance companies, pension funds and savings and loan institutions are all financial intermediaries. फाइनल आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है? सिंपल है यार, बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा और लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। हाँ, और जब बैंक कम लोन देगा तो उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि सेम डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता है पर इनकम कम जनरेट होती है।
ऑप्शंस चेक करते हैं। ए रेजेस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, करेक्ट, बिल्कुल सही। रिजर्व रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू इम्प्लिसिट टैक्स ऑन बैंक्स, तो कॉस्ट बढ़ता है। B. Raises the profit of financial intermediation, reject. कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? उल्टा होगा। सी रेजेस द वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, रिजेक्ट। लोनेबल फंड्स कम तो इंटरमीडिएशन वॉल्यूम घटता है। D. All of the above, reject. क्योंकि सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। An increase in reserve requirement raises the cost and reduces the volume of financial intermediation. Final answer A. Raises the cost of financial intermediation. यार ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है नो डिमांड शॉक, नो सप्लाई शॉक, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। हाँ, जब कोई शॉक नहीं होता ना, तो फर्म्स और वर्कर्स जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, प्राइसेस भी वैसी ही सेट होती हैं। मतलब जो इन्फ्लेशन लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि एक्चुअल वेज कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, उसी के अराउंड एक्चुअल इन्फ्लेशन होती है। एग्जैक्टली। डिमांड शॉक होता तो इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होती, सप्लाई शॉक होता तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। ए एक्चुअल इन्फ्लेशन विल डिक्लाइन टू नियर जीरो, रॉन्ग। सिर्फ शॉक ना होने से इन्फ्लेशन जीरो नहीं हो जाती। बी. एक्चुअल इन्फ्लेशन विल डिक्लाइन बिलो एक्सपेक्टेड रेट, रॉन्ग। इसके लिए नेगेटिव शॉक चाहिए। सी एक्चुअल इन्फ्लेशन विल राइज अबव एक्सपेक्टेड रेट, रॉन्ग। इसके लिए पॉजिटिव शॉक चाहिए। डी. एक्चुअल इन्फ्लेशन विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट, राइट, करेक्ट, बिकॉज देर आर नो शॉक्स। In the absence of demand and supply shocks, actual inflation equals expected inflation. यार ये ग्रास रूट प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ा वेग लगता है। सिंपल समझो यार, प्लानिंग जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू हो, गांव, विलेज, लोकल लेवल पर लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ। अच्छा, मतलब ऊपर से ऑर्डर्स नहीं बल्कि नीचे से नीड्स आएंगी। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को इंडिया में पंचायती राज रिप्रेजेंट करता है। ग्राम सभा, पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, प्लानिंग बॉटम अप होती है। ऑप्शंस चेक करते हैं। ए. पंचायत राज, करेक्ट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन, बॉटम अप प्लानिंग, परफेक्ट मैच। बी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रिजेक्ट। टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, प्लानिंग से डायरेक्ट लिंक नहीं। सी. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिजेक्ट। डेवलपमेंट इनिशिएटिव था पर प्लानिंग स्ट्रक्चर नहीं। डी प्रोमिनेंस टू सेक्टोरल प्रायोरिटीज, रिजेक्ट। ये टॉप डाउन प्लानिंग का फीचर होता है। ग्रासरूट प्लानिंग implies decentralized bottom-up planning through पंचायती राज institutions. फाइनल आंसर ए पंचायत राज। यार सोलो और हैरिट को मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन ने। सोलो के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन ग्रोथ किसके इक्वल होता है? इजी है यार, रॉबर्ट सोलो का कोर आइडिया याद रखो। लॉन्ग रन में ग्रोथ सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्निकल प्रोग्रेस से आता है। अच्छा, और हैरिट के मॉडल में ये किस रेट को बोलते हैं? हैरिड ने इसको कहा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, जो लेबर फोर्स ग्रोथ और टेक्निकल प्रोग्रेस से डिटर्मिन्ड होता है। मतलब सोलो बोलता है एडवांस्ड इकोनॉमी का लॉन्ग रन ग्रोथ इक्वल्स हैरिट्स नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। एग्जैक्टली वारंटेड रेट इंस्टेबिलिटी इशू, एक्चुअल रेट शॉर्ट रन में फ्लक्चुएट करता है, लॉन्ग रन में इकोनॉमी नेचुरल रेट पर कन्वर्ज करती है। ऑप्शंस एलिमिनेशन। बी. वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, रिजेक्ट। हैरिड इंस्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। सी एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, रिजेक्ट, शॉर्ट रन। डी. वारंटेड रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, रिजेक्ट। टर्म ही गलत फ्रेमिंग। In the solo model, long run growth equals Harrod's natural rate of growth. Final answer A. Natural rate of growth. यार ये टाइड 8 का मतलब ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। टाइड किस चीज से? टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ। एड देने वाला कंट्री बोलता है पैसे मैं दे रहा हूँ, पर यूज भी मैं बताऊंगा कैसे और कहाँ खर्च करना है। अच्छा, मतलब रिसिपिएंट कंट्री फ्री नहीं होती कि कहीं भी यूज करे। बिल्कुल नहीं। एड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या पर्पस के लिए होती है और गुड्स एंड सर्विसेज भी डोनर कंट्री से ही खरीदनी पड़ती हैं। इसलिए इसे टाइड एड कहते हैं। पर्पस से भी टाइड, सोर्स से भी टाइड। ऑप्शंस चेक करते हैं। ए. ओनली प्राइवेट सेक्टर, गलत। टाइड एड पब्लिक या प्राइवेट दोनों में हो सकती है। बी. शेयर्ड इक्वली बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, गलत। ऐसा कोई रूल नहीं। सी. ओनली पब्लिक सेक्टर, गलत। ये कंडीशन नहीं होती। डी. Used only for specified purpose and from specified sources. Correct. Definition of tide aid. Tide aid must be spent on specified purposes and procurement must be made from the donor country. Final answer D. यार ये बैलेंस्ड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आउटपुट के परसेंटेज ग्रोथ से होता है क्या? नहीं यार, थोड़ा क्लियर करते हैं। बैलेंस्ड ग्रोथ का असली मतलब है हर सेक्टर में रिसोर्सेज का प्रोपोर्शनली इक्वल इंक्रीज। अच्छा, मतलब अगर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में रिसोर्सेज बराबर बढ़ें तो इकोनॉमी का ग्रोथ बैलेंस्ड होगा। एग्जैक्टली। अगर एक सेक्टर में ज्यादा रिसोर्सेज जाएं और दूसरे में कम, तो बॉटलनेक क्रिएट होगा
और ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहेगी। ये कॉन्सेप्ट रैग्ना नर्क्स ने प्रपोज किया था। ऑप्शन वाइज एक्सप्लेनेशन। ए, इक्वल इंक्रीज इन रिसोर्सेज एलोकेटेड इन ऑन सेक्टर्स। करेक्ट, यही बैलेंस्ड ग्रोथ का मेन फीचर है। बी, इक्वल परसेंटेज ग्रोथ इन आउटपुट। गलत, ये रिजल्ट हो सकता है अगर रिसोर्सेज सही एलोकेट हों, लेकिन डेफिनेशन नहीं है। सी, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। गलत, वेग है, मेजरेबल नहीं। डी, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। गलत, सब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव बेसिस नहीं है। Balanced growth ensures proportional allocation of resources across all sectors to avoid bottlenecks and sustain overall economic growth. फाइनल आंसर है ए, इक्वल इंक्रीज इन रिसोर्सेज एलोकेटेड इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यार ये कैपिटल पर पर्सन का क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा है। मतलब कैपिटल इंटेंसिटी कम या ज्यादा कैसे होती है? देखो, सिंपल लॉजिक है। कैपिटल पर पर्सन इक्वल्स टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हाँ, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट पर पर्सन पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है तो टोटल कैपिटल जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कम पड़ जाएगा, मतलब कैपिटल पर पर्सन डिक्रीज होगा। ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। ए, लेस देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। करेक्ट, जब नेट इन्वेस्टमेंट कम तो कैपिटल पर हेड गिरता है। बी, एक्सीड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। गलत, तब कैपिटल पर पर्सन बढ़ेगा। सी, एक्सीड्स सेविंग्स पर पर्सन। गलत, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लिंक नहीं होते इस डेफिनेशन में। डी, लेस देन सेविंग्स पर पर्सन। गलत, ये भी कैपिटल पर पर्सन को डिक्रीज नहीं करता। Capital per person decreases if net investment per person is less than the population growth rate. फाइनल आंसर है ए, इज लेस देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यार, ये सोलो ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन समझ नहीं आया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ने से क्या होता है? देखो, सिंपल लॉजिक है। सोलो मॉडल में स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट इक्वल्स टेक्नोलॉजी ग्रोथ रेट लॉन्ग रन में, लेकिन सेविंग रेट कैपिटल पर वर्कर और आउटपुट पर वर्कर का लेवल एडजस्ट करता है। मतलब अगर लोग ज्यादा सेव करते हैं तो कैपिटल पर पर्सन इंक्रीज होता है। सी ऑप्शन। आउटपुट पर पर्सन का लेवल भी इंक्रीज होता है। ए ऑप्शन। ग्रोथ रेट चेंज नहीं होती पर लेवल हायर होता है। अच्छा, मतलब दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली होते हैं। हाँ, इसलिए डी, बोथ ए एंड सी सही है। ऑप्शन वाइज चेक। ए, इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट आउटपुट पर पर्सन। करेक्ट, लेवल ऑफ आउटपुट पर वर्कर हायर होता है। बी, इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। रिजेक्ट, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट इक्वल्स टेक प्रोग्रेस ओनली। सी, इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट कैपिटल पर पर्सन। करेक्ट, हायर सेविंग मोर कैपिटल पर वर्कर। डी, बोथ ए एंड सी करेक्ट। करेक्ट आंसर। Saving rate affects level of capital and output per worker, not the long-run growth rate. Growth rate is determined by technology. फाइनल आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। यार ये per worker production function क्या assume करता है? Returns का क्या सीन है? देखो, सिंपल लॉजिक है। एक, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर हम कैपिटल और लेबर दोनों डबल कर दें, टोटल आउटपुट भी एग्जैक्टली डबल हो जाए। दो, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। एक ही फैक्टर जैसे कैपिटल पर वर्कर इंक्रीज करते जाओ तो एक्स्ट्रा आउटपुट हर बार थोड़ा कम मिलेगा। ओह, मतलब सोलो मॉडल में जैसे ही कैपिटल पर वर्कर बढ़ेगा, मार्जिनल आउटपुट ग्रेजुअली कम होगा। एग्जैक्टली, और ये लॉन्ग रन कन्वर्जन्स का रीजन भी है। ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। ए, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्लस इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। रॉन्ग, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स अनरियलिस्टिक फॉर लार्ज स्केल। बी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्लस डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। करेक्ट, टेक्स्ट बुक assumption। सी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्लस डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। गलत, कॉन्ट्रडिक्टरी, इंक्रीजिंग स्केल और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन नहीं। डी, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्लस डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। रॉन्ग, सोलो में स्केल assumption कांस्टेंट है, ना कि डिक्रीजिंग। Per worker production function assumes constant returns to scale, doubling all inputs doubles output, and diminishing marginal returns to capital per worker. फाइनल आंसर है बी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। यार, इक्विटी का सवाल है। कौन सा टैक्स सिस्टम रिच और पुअर के बीच इनकम गैप कम करता है? सिंपल है, प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट भी बढ़ता है। रिच लोग ज्यादा पे करते हैं, पुअर लोग कम पे करते हैं। इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा फेयर होता है। ओह, मतलब प्रोपोर्शनल या रिग्रेसिव टैक्सेस में गैप कम नहीं होता? एग्जैक्टली, प्रोपोर्शनल टैक्स सबको सेम रेट, रिच पुअर का फर्क उतना ही रहता। रिग्रेसिव टैक्स, पुअर लोग ज्यादा बर्डन उठाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस मोस्टली रिग्रेसिव इफेक्ट देते हैं। ऑप्शन वाइज चेक। ए, प्रोग्रेसिव। करेक्ट, promotes equity. B, regressive.
इनकरेक्ट, रिच कम पे पुअर ज्यादा, इनइक्विटेबल। सी प्रोपोर्शनल, इनकरेक्ट, सेम रेट, इक्विटी इफेक्ट लिमिटेड। डी इनडायरेक्ट, इनकरेक्ट, मोस्टली कंजम्पशन बेस्ड, पुअर ज्यादा बर्डन। Progressive tax system reduces income inequality by charging higher rates on higher incomes. फाइनल आंसर है ए प्रोग्रेसिव। यार लैफर कर्व का कॉन्सेप्ट याद है? ये कौन से दो चीजों के बीच रिलेशनशिप दिखाता है? सिंपल है, लैफर कर्व कहता है टैक्स रेट बढ़ाने से पहले टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद और टैक्स रेट बढ़ाओगे तो रेवेन्यू एक्चुअली गिरने लगेगा। ओह, मतलब टू हाई टैक्स रेट डिस्करेज करता है प्रोडक्शन और कंप्लायंस, इसलिए रेवेन्यू गिर जाता है। एग्जैक्टली, इसलिए टैक्स रेट वर्सेस रेवेन्यू का ग्राफिकल रिलेशनशिप लैफर कर्व में होता है। ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। ए, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, करेक्ट, यही लैफर कर्व का कोर है। बी, टैक्स रेट एंड एक्सपेंडिचर, इनकरेक्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का रिलेशन नहीं। सी, टैक्स रेट एंड कंजम्पशन, इनकरेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट फोकस नहीं। डी, टैक्स रेट एंड वेलफेयर, इनकरेक्ट, वेलफेयर इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है, कर्व का फोकस रेवेन्यू पे है। Laffer curve illustrates how tax revenue varies with changes in tax rate, showing a peak beyond which higher taxes reduce revenue. फाइनल आंसर है ए, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। यार, इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स कौन सी कैटेगरी में आता है? देखो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या एसेट्स पे लगता है, जो वेल्थ का पार्ट है, इसलिए इसे वेल्थ टैक्स कहते हैं। ओह, मतलब ये इनकम टैक्स या वैट नहीं है। एग्जैक्टली, इनकम टैक्स अर्निंग्स पे लगता है, वैट या सेल्स टैक्स गुड्स या सर्विसेज पे लगता है, वेल्थ टैक्स एसेट्स या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे लगता है। ऑप्शन वाइज चेक। ए सेल्स टैक्स, रिजेक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। बी इनकम टैक्स, रिजेक्ट, अर्निंग्स पे लगता है। सी वेल्थ टैक्स, करेक्ट। डी वैट, रिजेक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड। टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और अक्यूमुलेटेड एसेट्स फॉल्स अंडर वेल्थ टैक्स। फाइनल आंसर है सी वेल्थ टैक्स। यार ये सवाल है, गवर्नमेंट कितना परसेंट इनकम टैक्स के रूप में ले रही है, इसका फॉर्मूला कौन सा है? सिंपल है, एवरेज टैक्स रेट इक्वल्स टोटल टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। ये परसेंटेज बताता है जो गवर्नमेंट टोटल इनकम में से ले रही है। अच्छा, और मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है? एमटीआर, एक्स्ट्रा ₹1 इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। एटीआर, ओवरऑल परसेंटेज। ऑप्शंस चेक करते हैं। ए, टोटल टैक्स, इनकरेक्ट, सिर्फ अमाउंट है, परसेंटेज नहीं। बी, एवरेज टैक्स रेट, करेक्ट, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ इनकम। सी, मार्जिनल टैक्स रेट, इनकरेक्ट, एडिशनल इनकम पे रेट। डी, मार्जिनल टैक्स रेट, रिपीट, सेम एज सी। Average tax rate measures the percentage of total income paid as tax to the government. फाइनल आंसर है बी, एवरेज टैक्स रेट। यार, इकोनॉमी अगर स्टैग्नेंट हो, मतलब ग्रोथ स्लो या नेगेटिव हो, तो गवर्नमेंट क्या करे? देखो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो डिमांड इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए ताकि लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो, और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम करना ताकि बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट बढ़े। ओह, मतलब स्पेंड मोर, टैक्स लेस और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एग्जैक्टली, ये कीन्सियन अप्रोच है रिसेशन या स्टैग्नेशन में। ऑप्शन वाइज चेक। ए स्पेंड मोर, टैक्स लेस एंड कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, गलत। कंट्रैक्शनरी पॉलिसी तो डिमांड को और कम करेगा, गलत। बी स्पेंड लेस, टैक्स लेस एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, गलत। स्पेंडिंग कम तो डिमांड कम, गलत। सी स्पेंड मोर, टैक्स लेस एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, करेक्ट। एग्रीगेट डिमांड स्टिमुलेट करने का स्टैंडर्ड मेथड है। डी टैक्स मोर, स्पेंड लेस एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, गलत। टैक्स बढ़ाए तो डिस्पोजेबल इनकम कम, गलत। In a stagnant economy, government should increase spending, reduce taxes, and adopt expansionary monetary policy to boost aggregate demand. फाइनल आंसर है सी स्पेंड मोर, टैक्स लेस और परस्यू एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यार, फाइनेंस कमीशन का न्यूएस्ट चेयरमैन कौन है? पहले एन.के. सिंह था, पर अब अरे हाँ, इंडिया की 16 फाइनेंस कमीशन को डॉक्टर अरविंद पानागरिया लीड कर रहे हैं, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग और प्रोफेसर भी हैं। ओह, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का करंट हेड भी वही है। हाँ, प्रेसिडेंट ने उनको चेयरमैन अपॉइंट किया है फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। डॉक्टर अरविंद पानागरिया इज द करंट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यार, अगर गवर्नमेंट ज्यादा डेट ले ले गवर्नमेंट अगर ज्यादा डेट ले लेती है तो इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा? देखो, जब गवर्नमेंट डेट एक्सपैंड होता है, एक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। 2 हायर डेट मतलब लोग ज्यादा सेविंग्स रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि फ्यूचर टैक्सेस बढ़ सकते हैं।
3 और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई तो बोरोइंग कॉस्टली। मतलब ये तीनों इफेक्ट्स साइमल्टेनियसली होते हैं। हाँ, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। Option wise check. A. Decline in savings. Expected because people anticipate future taxes. B. Increase in interest rate. Government borrowing से funds demand बढ़ती है, rate high. C. Declining investment. Crowding out effect. Private investment कम. D. All of the above, correct. Expansion of government debt can reduce private savings, raise interest rates and crowd out private investment. Final answer. D. All of the above. यार, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन सा इकोनॉमिस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज का प्रिंसिपल लेके आया? ये एडम स्मिथ था। उसका कहना था कि कंट्रीज को वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिसमें उनका एफिशिएंसी ज्यादा हो, फिर कंट्रीज ट्रेड करके सबका बेनिफिट हो सकता है। ओह, मतलब ये डेविड रिकार्डो के कंपैरेटिव एडवांटेज से अलग है ना? हाँ, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज, कौन ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है। डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज, कौन रिलेटिव एफिशिएंसी में बेटर है। ऑप्शन वाइज चेक। ए. J.S. मिल, रॉन्ग, ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन थियरी के लिए फेमस। बी. एडम स्मिथ, करेक्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज का फाउंडर। सी. बर्टल ओलिन, रॉन्ग, हेक्सचर ओलिन थियरी, फैक्टर एंडाउमेंट्स। डी. डेविड रिकार्डो, रॉन्ग, कंपैरेटिव एडवांटेज। Absolute advantage theory of international trade was proposed by Adam Smith, emphasizing efficiency in production. फाइनल आंसर बी. एडम स्मिथ। यार, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स और कोटाज लगाए जाते हैं लोकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टैरिफ से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फॉरेन गुड्स महंगे हो जाते हैं, कंज्यूमर्स ज्यादा पैसा देते हैं। पर प्रोटेक्टेड वर्कर्स का क्या? एग्जैक्टली इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स टू लिटिल होते हैं चीप इंपोर्ट्स के टाइड को स्टेम करने के लिए। देखो, शॉर्ट रन में उनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने से रियल इनकम गिर जाती है। वेजेस सेम रहते हैं पर महंगाई बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर कम। मतलब कंज्यूमर्स और वर्कर्स दोनों सफर करते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स एंड कोटाज रिड्यूस द रियल इनकम ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत? ए. टू लिटिल टू स्टेम द टाइड ऑफ चीप फॉरेन इंपोर्ट्स, गलत, क्योंकि हर केस में ट्रू नहीं होता, कभी कभी टैरिफ्स काफी स्ट्रांग भी होते हैं। सी. लीड टू कंप्लीट इकोनॉमिक आइसोलेशन ऑफ अ नेशन, गलत, प्रोटेक्शन नॉट इक्वल टू आइसोलेशन। डी. रिजल्ट इन इंक्रीज्ड वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन एफिशिएंसी, गलत, प्रोटेक्शनिज्म एफिशिएंसी रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं। Protectionist tariffs and quotas raise prices and thereby reduce the real income of both consumers and protected workers. यार, एक क्वेश्चन था, टू गुड टू कंट्री कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या एग्जैक्ट प्राइस रेशियो बताती है या नहीं? नहीं यार, एग्जैक्ट प्राइस रेशियो नहीं बताती, बस एक रेंज बताती है। रेंज मतलब देख, हर कंट्री का अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ट्रेड के बाद जो टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी प्राइस रेशियो बनेगा, वो दोनों कंट्रीज के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच होगा। अपर और लोअर लिमिट मिल जाती है। अच्छा, तो एग्जैक्ट प्राइस क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि सिंपल थ्योरी में डिमांड फैक्टर इंक्लूड ही नहीं होता, ना टेस्ट्स, ना प्रेफरेंसेस, ना इंटरनेशनल डिमांड। और बिना डिमांड के एग्जैक्ट प्राइस कैसे निकालें? क्योंकि सिंपल थ्योरी में डिमांड फैक्टर इंक्लूड ही नहीं होता, न टेस्ट्स, न प्रेफरेंसेस, न इंटरनेशनल डिमांड, और बिना डिमांड के एग्जैक्ट प्राइस कैसे निकालें? बिल्कुल, बस एग्जैक्ट प्राइस रेशियो नहीं बताती। तो फाइनल आंसर? ऑप्शन बी, द एग्जैक्ट प्राइस रेशियो एट विच द गुड्स मस्ट एक्सचेंज आफ्टर ट्रेड। Comparative advantage theory equals direction of trade plus limits of terms of trade, not exact price. यार, अगर एक कंट्री हर चीज में ज्यादा एफिशिएंट है तो ट्रेड का क्या फायदा? देखो, रिकार्डो के मॉडल में इनएफिशिएंट कंट्री को रिलेटिव एडवांटेज का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ट्रेड का बेस एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं, कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। मतलब एफिशिएंट कंट्री को गेन नहीं। देखो, कंपैरेटिव एडवांटेज का रूल ये कहता है हर कंट्री को वो कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें रिलेटिव एफिशिएंसी ज्यादा हो, फिर दोनों कंट्रीज म्यूचुअल गेन्स ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज में एफिशिएंट है, एक्स्ट्रा गेन लिमिटेड है, इसीलिए टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से इनएफिशिएंट कंट्री को फायदा होता है, एफिशिएंट कंट्री को नहीं। फाइनल आंसर सी, ट्रेड वुड बेनिफिट इनएफिशिएंट कंट्री बट नॉट एफिशिएंट वन। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। दिस इज पार्ट 1, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर।